हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी एज वी हैव डिसाइडेड कि हम रोज 4 चैप्टर बायोलॉजी के रिवाइज करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ये उसकी एनसीईआरटी मार्किंग्स है मेरे पास. एंड नाउ लेट्स गो विद दिस. ओके, पहला टॉपिक व्हाट इज सेल. तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं एटलीस्ट इस पूरी एनसीईआरटी को जो भी लिखा है इसको कवर करके जो मेरे दिमाग में है उसको मैं एक बार देख सकूँ, सो दैट इसके बाद मैं देखूँ कौन सी लाइन है जो मुझे भूल रही है. ओके, तो एज़ फार एज आई रिमेंबर इसमें ये था कि एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो केपेबल है सारी चीज़ें खुद करने के, अगर क्योंकि उसके पास एक सेल है जो उसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में हेल्प करता है और सारी वो एक्टिविटीज़ जो एक लिविंग कर सकता है उसके केपेबल बनाता है. ठीक है, ये होगा इसमें. और यही है ना यूनिसेलुलर. हाँ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन. हाँ, एक और लाइन है इसमें, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट, आई एम नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन राइट नाउ, बट एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नॉट अ लिविंग थिंग. कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इट्स लिविंग. हाँ, वही है ना. और सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है. ओके, और एक और इसमें बात है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहिक वॉज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर लाइव सेल एंड रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर द डेड सेल. Yeah, I was not looking at the screen. And Robert Brown discovered the nucleus. So this was in Ames PYQ as well. Anton von Leeuwenhoek was the first one to see the living cell, and the Robert Hooke discovered nucleus. Invention of microscope happened much later. ये भी कहीं लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा, बट हाँ लेटर देखो 1950 और 1831. और इसकी सारी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली इसमें यूज़ हो रहा है. So anything less than a complete structure cell. Okay, हो गया. Now we not looking this till need. Okay, so this is the final. Okay, cell theory 1838 to 1839. अब इसमें ना अब इसमें एनसीईआरटी ने एक हल्का सा चेंज कर दिया है. यहाँ पे पहले हम इसको पढ़ते थे ना, श्वान को, दैट इज़ अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, बट अब एनसीईआरटी ने इसको भी जर्मन कर दिया है. तो अब स्लिडन और श्वान दोनों कौन से बोटानी. श्वान मतलब संस्कृत में कुत्ते को कहते हैं, कुत्ता मतलब zoology. तो श्वान वॉज zoologist, जर्मन zoologist. ओके, एंड मैथ्यू स्क्लिडन समथिंग लाइक सीव सेल्स एंड ऑल, सो बॉटनिस्ट. ठीक है, अब बॉटनिस्ट साहब और zoology साहब ने क्या कहा, तो मेजरली जो काम था वो हमारे zoology साहब ने करा. बॉटनी साहब ने बस ये बोला कि जितने भी क्या कहते हैं प्लांट्स हैं ये सब किससे बने हैं, टिश्यू से, जो कि सेल बनाता है. ठीक है, बस एक ही लाइन बोली इन्होंने, क्या, दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ प्लांट. ठीक है, तो स्क्लिडन ने क्या बोला, याद रखना है, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हैं जो कि टिश्यू फॉर्म करते हैं. ठीक है, अब अभी थियोडोर श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर. पहले कहा इन्होंने सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल जो है यूनिक कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का. फिर उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. ठीक है, फिर इसने कहा कि ऑल द सेल्स आर फॉर्म मेड ऑफ सेल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल. कुछ ऐसा था कि सेल के कंपोनेंट से ये बनता है. ये देखो, एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. एनिमल और प्लांट्स किसके बने होते हैं, सेल्स के और सेल्स के प्रोडक्ट के. तो ये इनकी तीसरी लाइन थी. इनकी पहली लाइन ये थी, सेल्स हैव अ यूनिक थिन आउटर लेयर टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एनिमल सेल में क्या होता है, एक बाहर की लेयर होती है, वही डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया. और इन्होंने एक और बात कही थी, सेल वॉल इज़ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स. तो ये 3 बातें इन्होंने कही थी. तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए. मुझे बेसिकली सब याद थी, बट ओके भाई. ठीक है, तो ये स्वान और इसकी सेल हाइपोथेसिस. तो स्क्लिडन और स्वान ने दोनों ने मिलकर क्या करी, प्रपोज नहीं करी, इन्होंने क्या करी, फॉर्मुलेट करी. व्हाट डिड दे डू, दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. बट इससे हमें अभी तक क्या समझ में नहीं आ रहा था कि न्यू सेल्स कैसे बन रहे हैं भाई, नए सेल्स कैसे बन रहे हैं. तो आए हमारे रुडॉल्फ, ये हो रहा था 1838 और 1839 में. ठीक है, तो इवोल्यूशन में पहले कौन आता है, प्लांट्स, इसलिए पहले आएंगे स्क्लिडन साहब. और फिर इवोल्यूशन में आते हैं जोलॉजिस्ट मतलब श्वान साहब, तो वो आएंगे 39 में. फिर आए हमारे रुडॉल्फ विर्को 1855 में. इन्होंने आके एक स्टेटमेंट कह दी, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, कि जो नए सेल हैं वो बनते हैं पुराने सेल से. ख़त्म कहानी. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियस सेल. इन्होंने मॉडिफाई करके फाइनल शेप दे दी.
चलो जी, अब हमारे पास 2 लाइन्स हैं। पहली जो स्किनर और स्वान ने कही थी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बनते हैं और सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। तो ये 2 लाइनों में हमारी ये यहाँ तक का व्हाट इज सेल और सेल थ्योरी खत्म हो गई। व्हाट इज सेल भी खत्म, सेल थ्योरी भी खत्म। अब फटाफट ओवरव्यू पढ़ लेते हैं सेल का, फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे जाके जंप करेंगे। देखो इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक प्लांट सेल है तो सबसे बाहर आपके पास क्या होगा, एक सेल वॉल होगी। बेसिकली सेल वॉल किसकी तरह होगी, आउटर बाउंड्री की तरह, और उसके अंदर क्या होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, बेसिक। फिर अगर आप एक ह्यूमन चीक सेल मतलब एक एनिमल सेल है तो आपकी आउटर मेम्ब्रेन डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कौन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना, आउटर मेम्ब्रेन एज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और आपके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा जिसे आप क्या कहोगे, न्यूक्लियस कहोगे। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे भाई, न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम्स में क्या होंगी, जीन्स होंगी, जीन्स में क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, खत्म। वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है उसको यूकैरियोट्स कहते हैं, यूकैरियोटिक, और जिसके पास नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पहले एनसीईआरटी क्या कहती थी, सेमी फ्लूइड। क्या कहती थी, सेमी फ्लूइड। अब आई थिंक एनसीईआरटी ने इसको सेमी फ्लूइड की जगह प्रॉपर फ्लूइड ही कर दिया है, प्रॉपर फ्लूइड मैट्रिक्स ही कर दिया है इसको। तो ये शायद इसको फ्लूइड मैट्रिक्स कर दिया है, आपकी बार से थोड़े से एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस आ रखे हैं। तो एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। अब सबको पता है सेमी फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जिसमें कुछ तैर रहा है तो कौन होगा, वो मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज दैट इज साइटोप्लाज्म। ये दोनों में होता है, इवन प्रोकैरियोट्स में भी होता है। या इसमें सारी केमिकल रिएक्शन चलती है कि सेल जो है वो किस में रहे, लिविंग स्टेट में रहे। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अलावा क्या क्या होगा यूकैरियोट्स में, ऑर्गेनेलीज होंगे। ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड भी होंगे, नॉन, इन्होंने कहा है बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन कौन से होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है ही अपना। ठीक है, 4 होते हैं, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडीज। ठीक है, कौन कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल। इन सबको आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। और प्रोकैरियोट में तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड होता ही नहीं है, उसमें तो बस राइबोसोम होता है एक, और राइबोसोम तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। फिर आ गया राइबोसोम की बात, राइबोसोम। अब राइबोसोम कैसे है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये याद रखना है राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसलिए ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। ये सारे, ये हर सेल में होता है, इवन विद इन सेल भी होता है। यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, सब में विद इन द सेल भी होता है, ना ही सिर्फ साइटोप्लाज्म बट 2 और ऑर्गेनेली में भी मिलता है। कहाँ कहाँ, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और रफ एंडोप्लाज्मिक पे तो होगा ही, तभी तो उसका नाम रफ है। ओके, ये जो हमारा एनिमल सेल है इसमें एक और नॉन मेम्ब्रेनस चीज़ होती है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो कि हेल्प करेगा किसमें, सेल की डिवीजन में। कौन होगा, एक तो राइबोसोम हुआ, दूसरा कौन है, सेंट्रोसोम। दूसरा कौन है, सेंट्रोसोम। तो मैं हल्का सा यहाँ पे गड़बड़ाई हूँ, डगमगाई हूँ, एक बार यहाँ तक देख लेते हैं। देखो सेल को किसने, एक बार इसको अच्छे से एक बार क्लास के नोट्स साथ देके चलते हैं। इनएनिमेट एब्सेंट होता है उसमें, न्यूक्लियस डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑर्गेनिज्म, सेल का जो ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल यूनिसेलुलर, इसमें भी पूरा इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होगी क्योंकि अपने सारे काम वो सब कुछ खुद कर सकते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया। बहुत सारे सेल्स होंगे तो प्लांट एनिमल। फर्स्ट लिविंग सेल एंटोन वॉन लीeuwenhoek। फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने डेड क्रोक जिसका प्रोटोप्लाज्म नहीं था। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म विच इज़ लिविंग पार्ट। एंड सेल मेम्ब्रेन तक का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटोप्लास्ट होता है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट। ठीक है, सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय श्वान एंड स्क्लिडन 1839-1838। देखो स्क्लिडन जर्मन बोटानिस्ट, यहाँ भी अब जर्मन हो गया है। ड्रॉबैक इन्होंने समझाया नहीं सेल कैसे बनते हैं। 1855 में आए रुडॉल्फ वर्को, उन्होंने कहा प्री एग्जिस्टिंग सेल न्यू सेल बनाते हैं। ओमने सेलुला ई सेलुला न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल कंपोज फ्रॉम सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये हो गया ओवरव्यू क्या है सेल का। यूकैरियोटिक सेल अगर है तो अनियन पील को प्लांट सेल, ह्यूमन सेल को इसमें सेल वॉल, इसमें सेल मेम्ब्रेन, इनके डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड किसमें प्रेजेंट है, यूकैरियोट में। एब्सेंट किसमें है, प्रोकैरियोट में। इसमें है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको समझना है। ये देखो ये है वो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जिसको हम कहते हैं कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है।
एक तो राइबोसोम और दूसरा सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। ठीक है, अब ये देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें है डबल 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 लेयर लीनियर डीएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन जो कि बेसिक होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि एसिडिक होते हैं, और आरएनए। कौन कौन, ये याद रख लो आप, आगे काम आएगा। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, बेसिक, और नॉन हिस्टोन कैसे होते हैं, एसिडिक। और हमारा डीएनए कैसा होता है, एसिडिक। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। हिस्टोन कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए आरएन, अब है क्या क्या उसके अंदर, क्या कहते हैं अपने क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये क्रोमोसोम के अंदर है। एक न्यूक्लियोलस भी है, साइटोप्लाज्म तो है ही, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे ये क्या कहते हैं आरएनए है, राइबोसोम है, ये एक राइबोसोम कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, सबको पता है। और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली। साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड, अब तो पूरा फ्लूइड ही कहते हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में है। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करते ताकि सेल लिविंग स्टेट में रहे। और ये क्या है, मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। उसके बाद ये रहा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रही आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों में कितना माइक्रोमीटर का डिस्टेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो, ये आपके लाइजोसोम, ये आपकी गोल्जी, लाइजोसोम गोल्जी मेम्ब्रेन बाउंड जो है, लाइजोसोम गोल्जी, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन। अब देखो किसमें कितनी मेम्ब्रेन है वो उनके आगे लिखा है। देखो, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 1, गोल्जी में 1, लाइजोसोम में 1। अगर यहाँ कहीं वैक्यूल होता तो वैक्यूल में भी 1 मेम्ब्रेन, जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब आओ बड़े वाले प्रोकैरियोट के अच्छे से स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसको समझने से पहले एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी कवर कर दें ताकि हम अच्छे से कर सकें कवर। सेल्स जो है वो ग्रेटली वेरी करते हैं, किसमें, शेप, साइज और इस सब चीज़ों में। माइकोप्लाज्मा हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। माइकोप्लाज्मा जो है इट इज़ व्हाट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा, इसके ऊपर ना सेल वॉल नहीं होती ना ही सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैकेटलेस भी कहते हैं इसको। ये एक डिजीज़ काज करता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट और लिविंग सेल, इट इज़ अ फैकल्टेटिव एरोब, मतलब ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। सो बैक्टीरिया कह रहे हैं ये कितने हैं, 3 to 5 माइक्रोमीटर, एंड माइकोप्लाज्मा इज 0.3 माइक्रोमीटर। 0.01 होते हैं वायरसेस, आई एग्री, 0.01 माइक्रो, लेकिन वायरस इज नॉन लिविंग, माइकोप्लाज्मा इज लिविंग सेल, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। आज जो आइसोलेटेड सेल किसका है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, डायमीटर ऑफ आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, यहाँ लिखा होगा 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल जो है ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। सेल शेप में बहुत वेरी करते हैं, डिस्क लाइक, पॉलीमोनर, क्यूबॉइडिकल, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, रेगुलर। शेप ऑफ सेल वेरी करती है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। अब प्रोकैरियोटिक की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक किंगडम है कौन सा हमारे पास, मोनेरा। इसमें हमारे पास 2 थे, एक क्या कहते हैं यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में वो थे जैसे मिथेनोजेंस एंड ऑल दैट, आर्की बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना वगैरह वाले। ठीक है, अब इनको अच्छे से प्रोकैरियोट को समझने के लिए हमें एक बार ये देख लो, डायग्राम देख लो। ये देखो राउंड है, बाइकनकेव, यहाँ से भी अंदर घुसा हुआ, फिर नीचे वाली साइड से भी अंदर होगा। ये देखो यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, राउंड एंड बाइकनकेव। एमीबॉइड, WBC, लॉन्ग कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, लॉन्ग और नैरो, पतले से। कॉल्यूमिनर है, एपिथेलियल है, एपिथेलियल मतलब लाइनिंग पे होगा तो स्टमक की लाइनिंग पे लगा लो, इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे कॉल्यूमिनर है ना। नर्व सेल ब्रांच्ड और लॉन्ग, और ट्रैकिड ये आते हैं बहुत बार। ये क्या है, ट्रैकिड।
और ये है मीजोफिल, सर्कुलर एंड ओवल। तो ये क्या है, ट्रैकेड। अब आ जाओ प्रोकैरियोट पे। प्रोकैरियोटिक सेल ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। बैक्टीरिया तो आप समझ गए, ब्लू ग्रीन एल्गी भी समझ गए, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा भी समझ गए, इसी में आता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पीपीएलओ, पीपीएलओ इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पहले हमको फॉल्स निमोनिया लाइक, पहले हमको लगता था पीपीएलओ है जो निमोनिया काज कर रहा है, बट ये नहीं है। तो पीपीएलओ भी माइकोप्लाज्मा जैसे ही होते हैं, ऐसे थोड़े मतलब ऐसे सेम साइज के होते हैं। तो ये 4 आ गए इसमें। ये जनरली क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूकैरियोटिक से, शेप और साइज में बहुत वेरी करते हैं। इसके लिए प्रोकैरियोटिक में हमने एक लाइन पढ़ी थी मोनेरा में, जो कि थी दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत हाई होती है इनकी। तो अब इनके 4 स्ट्रक्चर हैं, कौन से? बेसिलस, कोकस, विबिरो, स्पिरुलम। स्पिरुलम मतलब स्पाइरल, बेसिलस मतलब रॉड लाइक, कोकस मतलब स्फेरिकल, विबिरो मतलब कॉमा शेप। ठीक है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली बिल्कुल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसमें बहुत वैरायटी है शेप और साइज़ की। सबके पास सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ना इसके पास सेल वॉल इसके पास नहीं होती। अब इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अब तक कौन कौन सा आ सकता है? इस चैप्टर में 3 पार्ट है, तो अब तक इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। प्रोकैरियोटिक में पेज कम है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है प्रोकैरियोटिक से। यूकैरियोटिक में अच्छे खासे पेज और अच्छे खासे सवाल बन सकते हैं। तो इंट्रो से आपको क्या पूछ सकता है? साइंटिस्ट टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, कुछ डाटा शेप का। तो डाटा क्या? माइकोप्लाज्मा 0.03, बैक्टीरिया 3.5, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2, ये आगे डायग्राम में लिखा होगा। पीपीएलओ 0.1, पीपीएलओ का माइकोप्लाज्मा से कम होता है 0.1 माइक्रोमीटर, वायरस का 0.2 से 0.02 से 0.2, टिपिकल यू बैक्टीरिया 10 to 20। उसके बाद डायमीटर ऑफ आरबीसी राउंड बाइकनकेव 7 माइक्रोमीटर, ऐसा करके ना। ठीक है, इस चैप्टर को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 में डिवाइड किया गया। प्रोकैरियोट में हम इसका सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। यूकैरियोट में हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटो और न्यूक्लियस, ये सब पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस व्हाट वी कॉल इट। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अभी प्रोकैरियोट ही, कि प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है सेल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट सेल वॉल एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल का थोड़ा सा यहाँ पे वो आ जाता है, मेन थिंग थोड़ी सी है और नीट में पूछा भी गया है, देख लो। देखो प्रोकैरियोट जो होता है, प्रोकैरियोट इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? नेकेड। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है? नेकेड। इसको कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप करता ही नहीं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता ही नहीं है। और इसके साथ साथ इसमें एक प्लाज्मिड भी होता है, जिसको क्या कहते हैं हम? जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए तो हो गया आपका मेन जीन वाला डीएनए। इसके साथ साथ आपके पास क्या होता है? एक प्लाज्मिड भी होता है। अब जीनोमिक डीएनए कौन सा है? जो सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, मतलब ऐसा है ना, इसमें ऐसा सर्कुलर डीएनए होता है बेसिकली। और फिर ऐसे ऐसे इसमें 4 तरह के प्रोटीन्स जाके लग जाते हैं, पॉलीअमाइंस कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये हो गया इसका अपना सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट का, या फिर ऐसे सिंगल क्रोमोसोम टाइप कुछ ऐसा करके ना, वो 2 तरह के इसके अपने होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। लेकिन इसके अलावा भी बाहर भी एक स्मॉल सर्कुलर सा डीएनए हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो ये स्मॉलर डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कह देते हैं। प्लाज्मिड में एक अलग ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है, जो कि कुछ बैक्टीरिया में तो प्लाज्मिड होता ही सिर्फ उनको रेजिस्टेंस देने के लिए एंटीबायोटिक से, कि हम एंटीबायोटिक खाएं या बैक्टीरिया मरे ना। ठीक है, उसके बाद डीएनए को मॉनिटर कर, डीएनए को यूज़ करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, आपने वो हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, ग्रिफिथ का पढ़ा था ना, उसमें कौन चेंज हो रहा था? डीएनए। क्या कर रहा था अपने अंदर? डीएनए अपने अंदर क्या कर रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ढूंढी जाती है यूकैरियोट में। नो ऑर्गेनेली लाइक यूकैरियोट आर फाउंड। कोई ऑर्गेनेली नहीं होता यूकैरियोट का प्रोकैरियोट में, एक्सेप्ट राइबोसोम। प्रोकैरियोट में कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के नाम पे। एक क्या इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोट का, उसकी अपने अंदर 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 ही एक ऐसे इन्वेजिनेशन बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मीजोसोम। इसके बहुत सारे काम है यहाँ पे। तो इसकी इट इज़ एन इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर है
इनफोल्डिंग ही है, वही इन्वेजिनेशन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे पहले ये डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर आउटसाइड मेन डीएनए, और जीनोमिक जो है वो सिंगल क्रोमोसोम भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, नेकेड क्वाइल्ड पॉलीमाइंस मैंने बताया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। टिपिकल बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रोमीटर, और वैसे उसमें बैक्टीरिया का लिखा गया था 3 to 5। दिस इज 10 to 20 टिपिकल यूकेरियोट, पीपीएलओ 0.1 और वहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा लिखा था 0.3, वायरस 0.2 से 0.02। अब आ जाओ सेल एनवलप पे और उसकी क्या कहते हैं मॉडिफिकेशंस पे। तब तक एक अब ये यहाँ पे एक नज़र मार लेते हैं, अब शायद हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये देखो, ये है इसका सर्कुलर डीएनए, ये है इसका क्या सर्कुलर डीएनए, ये दिख रहे हैं पॉलीअमाइंस, ये है पॉलीअमाइंस, और बीच में कहीं इसमें क्या है आरएनए, ठीक है। अब ये हो गया इसका क्रोमोसोम या जीनोमिक डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए जो भी, ये इसका प्लाज्मिड विच इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर है, हाँ है, ठीक है। स्मॉल छोटा सा, सर्कुलर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो कहना कह लो। इसमें होते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर, और ये आपको क्या करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अपने अंदर रखता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अपने अंदर रखता है। इतना सही हो गया। अब ये सेल वॉल की बात हो रही है, ये तो हाँ, ये तो इसका देखो ना, इसमें फ्लैजेला भी होता है, पिलाई भी होती है, फिम्ब्राई भी होती है। तो ये देखो, अगर इसमें एक लंबी सी बाहर ऐसे कुछ लाइन से निकली पड़ी है, ये अगर बाहर ऐसी कुछ लंबी सी लाइन निकली पड़ी है, लॉन्ग एलोंगेटेड, और जैसे तो ट्यूब भी होगी ना एक, तो ट्यूबुलर, तो इसको क्या कहते हैं पिलाए। ये किसकी बनी होती है पाइलिन प्रोटीन की, पिलाए पाइलिन। लंबी वाली है तो पिलाइन, छोटी वाली है तो फिम्ब्राई, ठीक है। पिलाई कोई लोकोमोशन नहीं करती, ना ही फिम्ब्राई कोई लोकोमोशन करती है। इनका काम होता है बस जाके अटैचमेंट में हेल्प करना कहीं ना कहीं जाकर। तो पिलाई जो है वो लंबी वाली, और फिम्ब्राई जो है ये छोटी वाली है, ऐसे जैसे ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वैसी होती है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे क्लियर। और फिर अगर आप फ्लैजेला पूछोगे इसमें, तो इसका फ्लैजेला बेसिकली क्या होता है, इसकी जो ये सेल वॉल है ना, यही सेल वॉल इसकी इस तरह से क्या करती है अपने आप को एक्सटेंड करती है। तो फ्लैजेला इसमें क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल की एक्सटेंशन होती है। फ्लैजेला इसका 3 पार्ट में, ये फ्लैजेला की फिलामेंट यहाँ पे हुक होती है, और यहाँ कहीं इस फ्लैजेला की बेसल बॉडी होती है जहाँ से ये निकलता है। नॉट कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, इसका कोई रोल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है फ्लैजेला में, सिर्फ सेल वॉल ही है जो भी है। इसका नंबर वेरी करता है अलग अलग में। फ्लैजेला है तो प्रोटीन होगा फ्लैजेलिन प्रोटीन, ये लोकोमोशन में फ्लैजेला हेल्प करता है, ठीक है। अब मैंने बताया इसकी जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है, ये अपने आप को ऐसे इनफोल्ड करके क्या बना लेती है, एक मीजोजोम। क्या बना लेती है, मीजोजोम। ये नीट में आ चुका है तो इसको अच्छे से सुनने का। मीजोजोम इज व्हाट, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहली बात। दूसरा, ये ट्यूब्यूल भी बना सकती है, वेसिकल भी बना सकती है, और लेमेला भी। टिब्यूल, वेसिकल, लेमेला, तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर जो है ये अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर सकती है। ये देखो सरफेस एरिया बढ़ा रही है, पहले इतना सा एरिया होना था अब इतना हो गया, सरफेस एरिया बढ़ा रही है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम जहाँ जहाँ आके अटैक करेगा तो एंजाइम का कंटेंट भी बनेगा। ये अब माइटोकॉन्ड्रिया भी काम भी करती है, तो मतलब रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगी, ठीक है। और ये क्या करती है, यहाँ पे ना इसके प्रोटीन्स होते हैं, तो ये इन प्रोटीन्स को रिलीज़ भी करती है। कहाँ पे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। ये जो स्पेस है ना यहाँ पे, ये जो क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और क्या कहते हैं अपना ये सेल वॉल, और ये इसका सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच की जो स्पेस है इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कौन सी स्पेस कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ये प्रोटीन भी रिलीज करती है, डीएनए को रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है, ताकि उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो 2 में, और सेल वॉल के सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। तो इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सेल वॉल सिंथेसिस या रेप्लिकेशन इसमें हेल्प करेगी, तो इसका मतलब इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, और फिर क्या कहते हैं रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, और प्रोटीन को रिलीज कर सिक्रीशन में, और इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। फिर हमने बताया कि प्रोकैरियोट में एक नई चीज़ें होती है, जैसे ये इंक्लूजन बॉडीज़ है ना, वैसे तो इंक्लूजन बॉडी, ये भी नीट का सवाल आ चुका है। इंक्लूजन बॉडीज़ ये कैसी होती है, जैसे राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस होता है, इसमें तो सब कुछ मेम्ब्रेनलेस है, ये भी मेम्ब्रेनलेस होती हैं। ये अपने अंदर रिजर्व मटीरियल स्टोर करके रखती हैं। इसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइकोफिजियन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनमें क्या होता है, गैस वैक्यूल होता है। अब देखो इनमें यहाँ कहीं गैस वैक्यूल होगा, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स में, मतलब ठीक है। तो ये हो गया एक, ठीक है।
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब एब्सेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, नेकेड डीएनए है, नेकेड, क्योंकि जहाँ हिस्टोन नहीं होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, नेकेड, और इसमें इसको कवर करने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। नॉन हिस्टोन होता है लेकिन यहाँ पे, जो कि बेसिक होता है। तो डीएनए एसिडिक है तो नॉन हिस्टोन यहाँ क्या बन के आ जाता है, बेसिक। दिस इज अ वेरी गुड नीड क्वेश्चन कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, बेसिक, और यूकैरियोट्स में कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें राइबोसोम होता है 70S। तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा भी होगा, और अगर बचा भी है तो लेट्स जस्ट कंप्लीट इट। अच्छा, इसके साइटोप्लाज्म में ना इसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक और ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। ये भी नीट का सवाल आ चुका है। तो कुछ प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे ऐसा क्रोमैटोफोर करके एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन की ही एक वो है। इसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। अब सेल एनवेलप क्या है, ये तीनों को सेल एनवेलप कहेंगे। सबसे अंदर जो है वो होगी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और बाहर क्या होगी, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। ये तीनों लेयर एक दूसरे से टाइटली अटैच होती है। इनकी केमिकल कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। काम होता है प्रोटेक्टिव यूनिट। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल हो गई, और लिपिड की बनी हुई प्रोटीन, वही सेम यूकैरियोट प्रोकैरियोट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। शुगर और अमीनो एसिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकेन की शेप देती है, इसको बर्स्ट करने से बचाती है। और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बहुत स्टिकी नेचर का होता है, और ये हार्ड और टफ होता है कैप्सूल को। अगर ग्लाइकोकैलिक्स को लूज करना हो, ग्लाइकोकैलिक्स की जगह स्लाइम लेयर हो, तो ये बहुत लूज हो जाएगा। और इसमें पॉलीसैकेराइड प्रोटीन्स होते हैं। तो ये हमने पूरा प्रोकैरियोट बेसिकली एक बार गो थ्रू कर लिया। अब हम एक और स्लाइड कर लेते हैं, फिर यूकैरियोट्स आई थिंक आ जाएगा। ग्राम स्टेनिंग समझो क्या होती है। ग्राम को एक स्टेन है, उसमें अगर हम स्टेन करेंगे तो अगर तो वो स्टेन रह गया, अल्कोहल से वॉश करने पे भी पर्पल सा स्टेन रह गया, तो आप ग्राम पॉजिटिव हो। और अगर वो स्टेन चला गया या पिंक कलर का होगा तो आप ग्राम नेगेटिव हो। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। स्टेन का रहना वॉश करने के बाद भी ग्राम पॉजिटिव, और स्टेन का चले जाना इज ग्राम नेगेटिव। प्रोकैरियोट की एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, या पीपीएल हो। ठीक है, कैटल निमोनिया किस में होता था, कैटल के लंग में एक प्लूरल फ्लूइड था, उसको जब हमने आइसोलेट किया तो हमने देखा एक निमोनिया करके कुछ है ऑर्गेनिज्म उसके अंदर। प्रोकैरियोट छोटे होते हैं, जल्दी मल्टीप्लाई, यूकैरियोट बड़े होते हैं, लेट मल्टीप्लाई करते हैं। 4 शेप, कोकस, पेसिलस, बिब्रोस, पिरिलम, स्फेरिकल, रॉड लाइक, कॉमा लाइक, स्पाइरल। ठीक है, उसके बाद पॉलीजोम और राइबोसोम, दिस इज अ वेरी गुड पोटेंशियल नीड क्वेश्चन ऑल्सो। प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती। प्लांट में प्लास्टिड सेल में नहीं होता। प्लांट में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल सेल में नहीं होता। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता, सेल में होता है। और सेंट्रियोल जो है या सेंट्रोसोम जो है इन मेम्ब्रेनलेस होता है। उसके बाद पॉलीजोम या अच्छा ठीक है, ये देख लो, प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट ही नहीं होती। ठीक है, और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी नहीं होता। ठीक है, और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड भी है, कंपार्टमेंटाइजेशन भी है, इसमें कंपार्टमेंटाइजेशन भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी है, और माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब इसमें फ्लैजेला हो सकता है, पाइलिन हो सकता है, फिम्ब्राई हो सकता है, उन तीनों के अलावा कुछ नहीं है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फाइबर, ये सब होते हैं। ठीक है, अब इसको पॉलीराइबोसोम को समझते हैं अच्छे से। पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, इसमें क्या होता है, ये आपका राइबोसोम होता है। मैग्नीशियम आयन की वजह से राइबोसोम की दोनों यूनिट इसके आगे पीछे ऐसे ऐसे लग जाती हैं। बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए पे आके लग जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम और एमआरएनए मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन हुई तो क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। अब हमने इस पूरे को समझ लिया। अब हम एक बार इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनसीईआरटी को गो थ्रू करेंगे ताकि we'll be done with some part at least. Okay, now let's start. आगे का बढ़ते हैं। अब जो पढ़ा था उसका फटाफट एनसीईआरटी रीड मार लेते हैं। सी क्या लिखा गया है
कि मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक हैं वो वही बैक्टीरिया हैं केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप में समझ गए ना अभी तक क्या होगा, या तो ग्लाइकोकैलिक्स होगा या तो स्लाइम लेयर होगी, फिर नीचे सेल वॉल होगी, नीचे सेल मेम्ब्रेन होगी, ये वाली हार्ड कैप्सूल होगी, ये लूज शीट होगी, सेल वॉल तो हमें पता ही है और सेल मेम्ब्रेन तो है ही अपना, ठीक है। तो द सेल व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर, लेट्स अंडरस्टैंड इट। The cell envelope consists of tightly bound three-layered structure, outer cell glycocalyx, then cell wall and then plasma membrane. Although हर लेयर में एक अपना अलग अलग एक फंक्शन है, बट ये साथ में एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डाला गया है, सेल वॉल की स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। तो ये याद रखना है कि स्टेनिंग सेल एनवेलप की हो रही है, ना सेल वॉल की, ना सेल मेम्ब्रेन की, किसकी हो रही है, सेल एनवेलप की हो रही है, ठीक है। वो कौन सा स्टेम लेती हैं ग्राम जी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हम एक क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालें, उसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाई डाल के अल्कोहल से वॉश करें, तो फिर भी अगर वो स्टेन ले लेती है तो ग्राम पॉजिटिव, और अगर स्टेन नहीं ले पाती तो नेगेटिव, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स इज डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। अगर ग्लाइकोकैलिक्स में लूज शील्ड है तो स्लाइम लेयर, और अगर थिक हार्ड टफ है तो कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलिक्स में अगर थिक है, मोटी सी कुछ लेयर है तो कैप्सूल, और पतली सी कुछ है तो स्लाइम लेयर, ठीक है। सेल वॉल का क्या होगा, वो शेप को डिटरमाइन करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है, बर्स्टिंग, कोलैप्सिंग, शेप और स्ट्रॉन्ग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्शन करने में हेल्प करती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका यूकैरियोट की तरह। फिर अब हम बात करते हैं मीजोजोम की। मीजोजोम कौन है, जो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये ट्यूब्यूल, लेमिला और वेसिकल तीनों बना लेता है। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पहला काम सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, तीसरा रेस्पिरेशन, चौथा सिक्रेशन, पांचवा सरफेस एरिया, छठवां सरफेस एरिया बढ़ाता है, और लास्ट एंजाइमेटिक कंटेंट। तो इसके बहुत सारे काम हैं, क्या कहते हैं मीजोजोम के अपने, अब यहाँ पे लिखते हैं सारे के सारे काम। डीएनए रेप्लिकेशन, डॉटर सेल को तोड़ना, रेस्पिरेशन, एंजाइमेटिक कंटेंट, सरफेस एरिया, सिक्रीशन, ठीक है। तो और सेल वॉल फॉर्मेशन। अब देखते हैं कोई छूट तो नहीं क्या, एंजाइमेटिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सब हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे काम किसके हैं, अपने मेम्ब्रेन्स के। ये देखो, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट बिफोर विच इज़ अबाउट क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है, पिगमेंट को रखता है। इट इज़ मेम्ब्रेनस, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। द अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर विच कंटेन पिगमेंट। बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। इसमें हमने पीछे क्या पढ़ा, पिलाए है नॉन मोटाइल, फिम्ब्राए है नॉन मोटाइल। अटैचमेंट में हेल्प करता है, लंबा वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, छोटा वाला ब्रिस्टल लाइक, और है ना वैसा। तो सेल के पास क्या होगा, फिलामेंट का एक एक्सटेंशन होगा, जिसको फ्रॉम देयर सेल वॉल फ्लैजेला इज व्हाट इज सेल वॉल का एक्सटेंशन। फ्लैजेला किसका एक्सटेंशन है, सेल वॉल का एक्सटेंशन है। सेल वॉल जो है वो अपने आप को ऐसे बाहर लेके आती है तो फ्लैजेला बना देती है। बैक्टीरिया बहुत सारा रेंज और अरेंजमेंट शो करता है फ्लैजेला में। इसमें एक फिलामेंट होता है बाहर वाला पार्ट, फिर एक हुक होती है, और फिर नीचे बेसल बॉडी होती है सेल सरफेस से बाहर। फ्लैजेला के अलावा फिम्ब्राए और पिलाए भी होते हैं। पिलाए जो है ये एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशल प्रोटीन पाइलन से। फिम्ब्राए स्मॉल ब्रिस्टल लाइक बाहर निकल रहे होते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। फिम्ब्राए और इसके बीच में अटैचमेंट में हेल्प करता है फिम्ब्राए। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पाइलन प्रोटीन से फिम्ब्रिन, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज़ अ ब्रिसल लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये भी एक नीट क्वेश्चन है, पिलाए और उसका ब्रिसल लाइक और एलोंगेटेड। अब आते हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के। मैं कितना गन डाल दिया, लेट मी क्लीन ऑल ऑफ दिस। सॉरी, है ना। अब राइबोसोम या इंक्लूजन बॉडी का जो ये कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको समझ लेते हैं अच्छे से तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो राइबोसोम जो है, अब इसमें ये एक दो चीज़ जो है याद करने वाली, ये तो याद करनी ही पड़ेगी। प्रोकैरियोट में क्या होता है, राइबोसोम किससे एसोसिएटेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनका साइज़ है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम का साइज़ है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। साइज ऑफ राइबोसोम 15 to 20 नैनोमीटर, 15 to 20 नैनोमीटर, ओके।
उसके बाद ये बना होता है 2 सब यूनिट से, अगर 50 और 30 से बना तो 80 से 70 है, ठीक है। साइट है किसकी, ये प्रोटीन सिंथेसिस की। राइबोसोम सिंगल एमआरएनए शीट पे ऐसे अटैच होता है दोनों साइड से, और इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, ठीक है। पॉलीजोम जो ये एमआरएनए को किसमें बना देगा, प्रोटीन में। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये हो गया राइबोसोम खत्म। अब आते हैं इंक्लूजन बॉडी। इसमें रिजर्व मटेरियल होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, साइटोप्लाज्म में होती है इंक्लूजन बॉडी। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ी है। एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइटोफिजियल ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, CPG, साइनोफिजियल ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल और फॉस्फेट ग्रैन्यूल। अब गैस वैक्यूल क्या है, जो ये प्रोकैरियोट होते हैं इनमें गैस वैक्यूल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में, ब्लू BGA पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में, और ये क्या करते हैं, बोयंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे 3 टॉपिक खत्म हो गए इसमें, मतलब प्रोकैरियोटिक। अब लास्ट टॉपिक बचा एक यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को, हाँ सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को, फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज को, फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज को, फिर उसके बाद नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को, फिर सीलिया, न्यूक्लियस और ये सब, और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। सो या देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैप्टर्स स्टिल लेफ्ट, तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी कॉल इट, यूकैरियोटिक सेल। इसके लिए ना पहले इसकी एक डायग्राम पढ़ लेते हैं। अब देखो, पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, बाकी आपको जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो ये बाहर वाली जो है ये है प्राइमरी सेल वॉल। इस प्राइमरी के अंदर कौन है, सेकेंडरी, ठीक है। ये जो कनेक्शंस हैं बीच के, इनको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये बीच में होगा मिडल लेमेला, मिडल लेमेला, सही है। अब इनकी एक एक की वो समझते हैं। प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर होती है, यंग होती है, थिन होती है। अब इसमें क्या होता है, सेल वॉल बाहर से अंदर बनती है, तो प्राइमरी वाली अभी नई नई है, सेकेंडरी मैच्योर हो चुकी है, ठीक है। मैच्योर थिक सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के पास है, दोनों सेल वॉल हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन के पास है। ये प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल को देखो जोड़ रहा है, तो कनेक्ट 2 सेल। सेल वॉल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को तोड़ के जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से तोड़ रहा है, ठीक है, और मिडल लेमेला को भी क्रॉस कर रहा है। मिडल लेमेला कॉमन लेयर होती है 2 सेल के बीच में, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, मेड अप ऑफ कैल्शियम, मेड अप ऑफ कैल्शियम व्हाट, मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, इन बिटवीन 2 सेल्स। सेल वॉल जो प्राइमरी सेकेंडरी की डबल लेयर की होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, नॉन लिविंग होती है, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन होती है। एल्गे में जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनन और CaCO3 मैन। एल्गे में किसकी होती है, गैलेक्टिन, मैनन, CaCO3 और सेलुलोज की। प्लांट पे सिंपल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, और फंजाई में काइटिन की, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, शेप देती है। प्रोटीन जो इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब बेसिकली प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेल वॉल के बीच में, प्रोटेक्ट करती है इसको, वो बैरियर प्रोवाइड करती है अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, ताकि वो आएँ और टूटें और फिर ही अंदर जाएँ, ऐसे नहीं जाए। सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। जब सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करेगा तो अपनी सेल वॉल के थ्रू इंटरेक्ट करेगा ना, तो सेल टू सेल इंटरेक्शन, मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर जाने से रोकना, बैरियर को प्रोवाइड करना, और उसके बाद शेप देना और प्रोटेक्ट भी करना। ये बहुत रिड्यूस्ड होती है प्राइमरी, मैच्योर सेल्स में तो होती भी नहीं है। अगर ये है तो मतलब आप ग्रोथ अभी कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल उसी सेल में होगी जहाँ जहाँ भी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एक सेल वॉल का स्लाइड, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन की स्लाइड है, इसको बाद में देखते हैं। पहले जो सेल वॉल पढ़ा इसको अच्छे से एनसीईआरटी से समझ लेते हैं। ये पढ़ लिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक से। चलो लेट्स गो। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया।
चार किंगडम. This is unicellular, multicellular, 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 in which it has extensive compartmentalization of cytoplasm. साइटोप्लाज्म की बहुत एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन होती है. जैसे न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर वो ER है, फिर गोल्जी है. तो ऐसे साइटोप्लाज्म अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड हो जाता है और इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, इसमें बहुत सारे लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे माइक्रोबॉडीज़ हैं, फिर अपना क्या कहते हैं सीलिया है, फ्लैजिला है. ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है. इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, DNA है, RNA है. ठीक है, और ये सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं होते. इवन जो प्लांट और एनिमल है यही एक दूसरे से इतने वो होते हैं. प्लांट में सेल वॉल है, प्लास्टिड है, एक बड़ा सा वैक्यूल है, एनिमल में एब्सेंट है, जबकि एनिमल के पास क्या है सेंट्रियोल है, जो कि प्लांट में एब्सेंट है. ठीक है, अब इसमें हमने पीछे पढ़ लिया सेल एनवेलप का. ग्लाइकोकाइलेक्स होता है. ग्लाइकोकाइलेक्स दो तरह का हो सकता है, स्लाइम लेयर भी, कैप्सूल भी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, क्रोमैटोफोर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी इंटरैक्ट करती है, यूकैरियोटिक जैसी होती है. मीजोजम जो है रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, DNA रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर, मोटिलिटी बाय फ्लैजिला और पिलाया फिम्ब्राई, दो ये हो गए. ठीक है, ग्लाइकोकाइलेक्स, स्लाइम लेयर और कैप्सूल दो इसमें पार्ट हो गए. अभी इनके स्ट्रक्चर्स हैं. तो ये सेल मेम्ब्रेन है. पहले मैं सेल वॉल पढ़ लेते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं. पहले सेल वॉल पढ़ लेते हैं. ठीक है, आपको याद होगा कि सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल. ठीक है, आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, किस किस में, फंजाई में और प्लांट में. सेल वॉल जो है ये ना ही सिर्फ शेप देती है बट प्रोटेक्ट भी करती है सेल को मैकेनिकल डैमेज या किसी भी पैथोजन की इन्फेक्शन से. सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है. अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर आने से रोकती है. एल्गे की जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स और मिनरल लाइक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, और प्लांट की जो है ये दिस हैज़ बीन आस्क्ड बिफोर इन नीट एंड एम्स, सो दिस माइट बी आस्क्ड अगेन. तो एल्गे की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनस, CaCO3. एनिमल की प्लांट की बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन. प्रोटीन, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज. ठीक है, सेल वॉल यंग प्लांट में क्या होता है, प्राइमरी वॉल होती है जो कि अभी ग्रोथ करेगी और ग्रेजुअली धीरे धीरे डिमिनिश होगी जैसे जैसे मैच्योर हो जाती है. सेकेंडरी सेल वॉल बनती है अंदर की तरफ. ठीक है, मिडल लेमेला जो है वो कैल्शियम पैक्टेट का होता है. किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का. ग्लू करता है दो नेबरिंग सेल्स को और दोनों के वो क्या कहते हैं, वो प्लाज्मोडेस्माटा है जो दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है. मिडल लेमेला को क्रॉस करके सेल वॉल को और इसको क्रॉस करके जाता है. ठीक है, यहाँ तक का हो गया ये. चलो जी, सेल वॉल भी हो गया. अब सेल मेम्ब्रेन को समझ लेते हैं. चलो सेल मेम्ब्रेन समझ लेते हैं. आ जाओ इस स्लाइड में आ जाओ. यहाँ तक कि 10 साइड्स हमने अभी आ जाओ भाई स्लाइड में आ जाओ. ये देखो देखो आराम से समझो. निकोलसिंगल और निकोलसन ने 1972 मतलब अभी थोड़े साल पहले 1972 में एक मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोसाइक मॉडल. फ्लूइड मोसाइक मॉडल. और इसने क्या बताया, क्वासी सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन. क्वासी मतलब फ्लूएबल. ठीक है, सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन. इसमें कहा कि लिपिड भी है और प्रोटीन भी है. प्रोटीन हमारे सॉलिड होते हैं, लिपिड हमारे फ्लूइड होते हैं. लिपिड जो फ्लूइड होते हैं ये किस में होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में. डबल मतलब अभी अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसमें लिपिड कैसे होते हैं, सॉलिड फ्लूइड होते हैं. और प्रोटीन जो है ये सॉलिड होते हैं. और मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है इसलिए प्रोटीन अपनी लेटरल मूवमेंट इसमें कर सकता है. तो क्या पढ़ा हमने, क्वासी फ्लूइड नेचर जिसमें लिपिड कैसा है, फ्लूइडी, और सॉलिड कौन है, प्रोटीन. और प्रोटीन जो है ये लेटरल मूवमेंट कर सकता है ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसने बोला कि इसमें क्या होता है, ऐसा समझ लो कि एक थाली है जिसमें गुलाब जामुन पड़े हैं. गुलाब जामुन प्रोटीन है और जो चाशनी है वो क्या है, लिपिड. ठीक है, तो ये गुलाब जामुन इसमें तैर इसलिए रहे क्योंकि चाशनी है. केमिकल स्टडी में हमने किसको लिया, ह्यूमन RBC को लिया. हमने देखा कि ह्यूमन RBC के सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भी है, प्रोटीन भी है. अब बायोकेमिकल स्टडी में हमने इसकी मेम्ब्रेन को लिया और हमने देखा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है. RBC मेम्ब्रेन में क्या होता है, 52% जो है वो प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है. तो मतलब प्रोटीन जो है ज़्यादा है
ये रेशो अलग अलग सेल मेम्ब्रेन में वेरी कर सकती है, लेकिन प्रोटीन इज 52% एंड लिपिड इज 40%। ओके, मेन फंक्शन क्या है आरबीसी की मेम्ब्रेन का? ट्रांसपोर्ट करना, किसको? ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाना। तो 52% इसमें क्या है? प्रोटीन, और 40% क्या है? लिपिड। ठीक है, अब पेरिफेरल प्रोटीन को पीपी कह रहे हैं। ये देखो, जो सिर्फ पेरीफेरी पे है, और इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर है। इंटीग्रल प्रोटीन भी दो तरह के, एक जो मेम्ब्रेन में कम्प्लीटली अंदर है और एक जो सिर्फ अभी मेम्ब्रेन पे ही है। ठीक है, देखो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, ये इसका नेचर मेंटेन करने के लिए होते हैं कोलेस्ट्रॉल, स्टेबिलिटी के लिए, देखो स्टेबिलिटी के लिए। और ये बीच में साइटोप्लाज्म, ये टेल्स हैं सेचुरेटेड लिपिड हाइड्रोकार्बन की। मतलब देखो ना, ये प्रोटीन होगा तो उसके साथ में एक कौन होगा? लिपिड ही होगा ना। देखो ये अंदर है, ये होता है हाइड्रो क्या कहते हैं, फिलिक, और ये होती है टेल्स जो होती हैं हाइड्रोफोबिक होती हैं। ये देखो, अब ये शुगर कार्बोहाइड्रेट बोले ना इसमें होते हैं, ये सेल वॉल इसके बाहर, और ये देखो ये पोलर हेड विच इज़ हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर टेल विच इज़ हाइड्रोफोबिक। लिपिड की बाई लेयर होती है, एक ये लेयर एक वो लेयर, लिपिड बाई लेयर। टेल जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, पानी से अंदर की तरफ होती है। फ्लिप फ्लॉप, ये क्या करते हैं? ये फ्लिप फ्लॉप करते हैं, फ्लिप फ्लॉप। लिपिड जो है वो फ्लिप फ्लॉप कर जाते हैं। लिपिड के ऊपर ये देखो, ये टनल प्रोटीन इसको कहते हैं, टनल प्रोटीन। ये हो गया आपका पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन को निकालना इजी है, सरफेस पे ही है ना। इंट्रिकल को निकालना डिफ़िकल्ट है। इंट्रिकल दो टाइप के होते हैं, पार्शली बरिड और टोटली बरिड। कॉमन लिपिड जो नाम है उसका नाम है फॉस्फोलिपिड। तो ये इतना समझ आ गया, अब आगे क्या कैसे हो रहा है वो भी समझ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, या तो सीधे सीधे आप अंदर चले जाते हो अगर आप पानी नहीं हो। ठीक है, अगर आप पानी वानी ऐसा कुछ हो तो आपको इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पोर होते हैं। ये पोर आपको चैनल प्रोटीन्स कहते हैं इनको, टनल प्रोटीन। ये पोर आपको ले जाते हैं अपने अंदर। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट होता है बट ये ले जाते हैं। और फिर अगर हमें कैरियर प्रोटीन के थ्रू कराना है तो ये होगा, और ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा और उस साइड जाके छोड़ देगा। ये हो गए आपने पोर्स के थ्रू अपने आयंस करे। और अगर आपको पानी जाना है तो आपको पोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, पूरा पूरा होल बनाना चाहिए। सिलेक्टिवली परमिएबल ऑस्मोसिस और ये फैकल्टेटिव और ये सब। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लो से हाई कंसंट्रेशन में जाना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एटीपी चाहिए होता है, कैरियर प्रोटीन भी चाहिए होते हैं। पंप इज अ कैरियर प्रोटीन। चलो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब यहाँ तक हम एनसीईआरटी को समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। ये देखो, हमें अभी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। 1950s के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और फ्लूइड मोसाइक मॉडल आया 1972 में, गिवन बाय वो क्या कहते हैं, ये दो साइंटिस्ट ने दिया था फ्लूइड मोसाइक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने लिया किसको? ये करने के लिए ह्यूमन आरबीसी को लिया, केमिकल स्टडी करने के लिए, और ताकि हम उसका पढ़ सकें। इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन मोस्टली तो लिपिड और प्रोटीन की बनी है, और मेजर प्रोटीन जो इसमें है वो है फॉस्फोलिपिड, और वो बाई लेयर में बना हुआ है। और प्रोटीन जो अरेंज है वो ऐसा कि पोलर हेड जो है वो बाहर है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की पार्ट है, और जो नॉन पोलर टेल है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, उसको प्रोटेक्ट किया गया है एक्वस इन्वायरमेंट से। मतलब वही लिपिड की बात कर रही है, ये नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज़ लिपिड। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट किया है। ये दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन, नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको प्रोटेक्ट किया गया है, अंदर वाली साइड रखा गया है एक्वस से। और इसके एडिशन में फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी है स्टेबिलिटी के लिए। फिर जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि इसमें तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो मेम्ब्रेन हैज़ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन और इसकी रेशो ये है कि प्रोटीन 52%, लिपिड 40%। अब ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसको ईजिली ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन इसको इजीली निकाल सकते हैं। प्रोटीन को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन दो तरह के हैं, पार्शियली बरिड या टोटली बरिड। पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल वो जो सरफेस पे हैं, और इंटीग्रल दो तरह के हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये बाहर वाली साइड कौन है? पोलर हेड विच इज़ हाइड्रोफिलिक। अंदर वाली साइड क्या है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की नॉन पोलर लेयर विच इज़ हाइड्रोफोबिक।
ये है नॉन पोलर, ओवरऑल क्या है, नॉन पोलर लिपिड की बायोलेयर. दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट बिफोर. 52% और 40% ये नीट का है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन. ये देखो ये क्या है आपके, ये देखो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर. ये अंदर क्या है, फैटी एसिड की नॉन पोलर लेयर. ये है हेड. देखो इसमें कोलेस्ट्रॉल है ना स्टेबिलिटी के लिए. और ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन. और ये लिपिड के, ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन, ये प्रोटीन के ऊपर, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन है. इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन. और ये लिपिड के ऊपर है तो इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड. ठीक है, ये मॉलिक्यूल, और ये सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में होते हैं. ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये शुगर है इसके ऊपर. और ये इंटीग्रल प्रोटीन है. ये देखो पार्शली बरिड, कंप्लीटली बरिड. तो एक इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का किसने दिया, सिंगल और निकेल्सन ने 1972 में, जिसको हम सब ने वाइडली एक्सेप्ट किया. इस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या रखा, फ्लूइड मोसाइक मॉडल. इसके अकॉर्डिंग सेमी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, मतलब लिपिड जो है वो फ्लूइड है, प्रोटीन जो है वो सॉलिड है. प्रोटीन लेटरल मूवमेंट शो करते हैं बाइलेयर में, और एबिलिटी जिससे प्रोटीन मूव कर पाता है उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं. ठीक है, फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें सेल की ग्रोथ करानी है, हमें इंटरसेलुलर जंक्शन कराने हैं, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सब कराना है. सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम है वो है मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना. मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है कुछ मॉलिक्यूल के लिए जो इस साइड हैं. बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो बिना किसी रिक्वायरमेंट के इधर उधर पास हो जाते हैं, उनको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स वगैरह हो गए, सिंपली डिफ्यूज करके इधर उधर चले जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो. अगर पानी का डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन तो लो ऑस्मोसिस. लेकिन जैसे जैसे पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के थ्रू नहीं कर सकता तो हमें कैरियर प्रोटीन चाहिए इस फैसिलिटेशन के लिए. तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसके लिए हमें पंप चाहिए होते हैं. तो अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे फाइनली. ओके, तो ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों के दोनों ख़त्म हो गए. एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. प्रोटेस्टा फंजाई, चलो ये हो गया. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखते हैं अगली स्लाइड. हाँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, उसके बाद वैक्यूल, और फिर है सिस्टर क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, और ये डायग्राम्स और साइटोस्केलेटन और क्वेश्चंस. वो कहाँ पे हैं यार, वो आई थिंक है ही नहीं. न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन है, ये डायग्राम्स हैं, माइक्रोबॉडीज़ हैं, वो नहीं है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है. तो चलो वो हम खुद ही पढ़ लेते हैं, इतनी भी कुछ खास नीड नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जब जो इसमें हम वही पढ़ेंगे सिंगल मेम्ब्रेन वाली. सबसे पहले, वाइल ईच ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ, हर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली अलग है स्ट्रक्चर में, फंक्शन में. ये बहुत सारी क्या है, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती हैं. क्योंकि ये सब एक साथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड है. नंबर 1 इसमें आता है ER, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल. 4 आते हैं. यहाँ होगा ER, यहाँ होगी गोल्जी, आगे पीछे घूम रहे होंगे लाइसोसोम बीच बीच में, और फिर यहाँ पे एक वैक्यूल. तो ये चारों एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, इनके फंक्शन. इसलिए हम इनको एक सिस्टम में नाम दे दिया हमने इनको, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए वो नहीं है पार्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के. सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हमने यूकैरियोट को देखा तो हमने देखा ऐसे ऐसे रेटिकुलम का कुछ तो नेटवर्क है जिसमें टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हमें दिखे जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड थे। हमने इनको नाम दे दिया एंडो मतलब इन प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कनेक्शन, साइटोप्लाज्म के अंदर का कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट एज इन ये क्या करता है, ये हमारे साइटोप्लाज्म को दो स्पेसेस में डिवाइड कर देता है। तो जहाँ जहाँ ये मतलब ये न्यूक्लियस के आगे पीछे इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये अपने ईआर के अंदर का जो एरिया है जहाँ पे साइटोप्लाज्म है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनल, और जो एक्स्ट्रा है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है, ल्यूमिनस और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। ईआर जो है ये क्या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इसके ऊपर राइबोसोम आके जुड़ जाएगा, ठीक है, आउटर सरफेस पे, तो हम उसे कौन सा वाला राइबोसोम, हम उसे कौन सा वाला ईआर कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर वहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो हम उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब इसके ऊपर क्या आ गया, राइबोसोम आ गया, तो इसका काम क्या हो जाएगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना और सिक्रीशंस करना। सिक्रीशंस किसकी, ये कुछ ना कुछ यहाँ से प्रोटीन बनाने के लिए ऐसे बना के भेजेगा आगे, ठीक है। अब ये एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, मैंने पहले ही बताया, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मोस्टली किसकी सिंथेसिस होती है, लिपिड की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है प्रोटीन की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है लिपिड की। एनिमल सेल क्या कहते हैं एनिमल के जो स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो ये कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि ये स्टेरॉयडल होते हैं और लिपिड्स की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। एक बार हम इसकी डायग्राम देख लें तो शायद हमें अच्छे से समझ आए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये देखो, ये है न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर है इस पे, है ना। न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ है ना ये टच में, ये देखो है ना रेटिकुलम, है ना कनेक्शन, रेटिकुलम रेटिकुलम रेटिकुलम, सी, ठीक है। और लगे हुए ना इसके ऊपर राइबोसोम, तो ये क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम कौन सा, एटीएस, ठीक है। और ये किसके ऊपर राइबोफोरिन होते हैं इसमें जो राइबोसोम के अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ओके। अब ये क्या बना देगा, यहाँ पे प्रोटीन को बना भी देगा और कुछ तो सिक्रीशन भी कर देगा, एक काम ये। और ये क्या करता है, जो हमारी क्या कहते हैं कंपार्टमेंटाइजेशन करता है, जो इसके अंदर का एरिया है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमिनल, और जो बाहर रह गया उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इस पे है कोई राइबोसोम, इसमें कोई राइबोसोम नहीं है ना, तो ये क्या बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा। लिपिड्स जैसे एनिमल सेल में कौन कौन लिपिड हो गया, स्टेरॉयडल हार्मोन। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब गोल्जी पे आ जाते हैं, चलो भाई गोल्जी बढ़ते हैं। गोल्जी को किसने दिया था, कमिलियो गोल्जी ने, ठीक है। इसको कैसे ऑब्जर्व किया उसने इस नेटवर्क को डेंसली स्टेन, उसने देखा कि न्यूक्लियस के पास कुछ तो स्ट्रक्चर है जो बहुत डेंसली स्टेन हो रहा है, ठीक है। उसके नाम के ऊपर ही बाद में इनका नाम पड़ गया गोल्जी की बॉडी, गोल्जी बॉडीज। ये क्या करते हैं, ये फ्लैट डिस्क शेप या फिर सिस्टर्ने मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ऐसा हो, ठीक है। अब ये इसके दो फेस होते हैं, एक होता है इसका ट्रांस फेस, एक होता है इसका सिस फेस। ट्रांस फेस को कहते हैं मैच्योरिंग फेस, सिस फेस को कहते हैं फॉर्मिंग फेस। इसमें लेमेला भी होते हैं, ट्यूब्यूल्स भी होते हैं और वेसिकल्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्ने। डायमीटर कितना है, बहुत कम, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ये डायामीटर है, आरबीसी से भी कम है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं अपना, पीछे हमने राइबोसोम का पढ़ा था, कितना होता है 10 to 15 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है राइबोसोम की। तो इसका डायमीटर कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये एक दूसरे से पैरेलली पैक्ड होती हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। गोल्जी में सिस्टर्ने जो है ये कंसेंट्रिकली अरेंज होती है न्यूक्लियस के, ठीक है। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस के पास जो इनका फेस होता है ना वो होता है सिस फेस, कॉन्वेक्स, ये न्यूक्लियस के पास है। ये किसके पास है, न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस से ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, यहाँ पे कौन सा फेस है, ये फॉर्मिंग, क्योंकि अभी यहाँ पे चीज़ें बनाएगा। और जब लास्ट में आते आते ये वाला कौन सा फेस हो जाएगा, मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस,
ये सिस फेस सी बन रहा है ना, उल्टा सी, CIS सिस। ये कौन सा फेस है? सिस फेस। और ये होगा उसका ट्रांस फेस। अब एनसीआर नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार वो था सिस और ट्रांस का। तो सिस फेस जो है वो न्यूक्लियस के पास होता है, ट्रांस फेस जो है वो बाहर होता है। ट्रांस मतलब मैच्योरिंग, कॉनकेव, और अंदर जो है वो कॉन्वेक्स होता है। ये देखो, ये न्यूक्लियस के पास सिस फेस, और ये ट्रांस फेस, ये मैच्योरिंग, और ये क्या कहते हैं, फॉर्मिंग, और ये है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और ये है कॉनकेव। कॉन्वेक्स सिस फॉर्मिंग, कॉनकेव ट्रांस मैच्योरिंग वो एंड में। सिस और ये एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकरेक्ट होते हैं। गोल्जी का मेन काम क्या है? गोल्जी का मेन काम है पैकेजिंग करना, जो इंट्रा सेलुलर टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करना और सिक्रीशंस करना आउटसाइड द सेल। जो मटेरियल अभी वेसिकल्स की फॉर्म में, मटेरियल को वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करना। ER जो है वो फ्यूज़ होता है सिस फेस के साथ। तो ER ने जो बनाया उसको गोल्जी लेकर अपने मैच्योरिंग फेज तक निकालेगा। और गोल्जी अपरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी का एक क्लोज क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो उसने जो प्रोटीन और वो भी लिपिड फेंके थे उसको भी इसने क्या करना है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाकर आगे भेजना है। बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं राइबोसोम में, वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक में, उसको यही मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, और जो लिपिड वहाँ बने थे उसको ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। ठीक है, तो गोल्जी और क्या कहते हैं, ER हो गया। अब रह गया लाइजोसोम। लाइजोसोम में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ये पैकेजिंग ऑफ गोल्जी में हेल्प करते हैं। गोल्जी की लाइजोसोम जो है वो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, फॉर्म बाय द प्रोसेस। जब गोल्जी प्रोसेस पैकेट कर रही थी ना, पैकेट्स बना रही थी। अच्छा, लाइसोसोम की मदर का नाम क्या है, कोई पूछे तो गोल्जी। ये बने ही गोल्जी की मदद से हैं। इनमें होते हैं ये आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड वेरिएशन ऑल। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिसिस होते हैं, एसिडिक पीएच होता है 5। ठीक है, एसिडिक पीएच 5, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब एसिडिक एंजाइम्स होते हैं भरे पड़े, जैसे लाइपेज प्रोटीन, ये खा जाते हैं। तो अगर ये फट जाएं तो ये अपने आप के अंदर के सब कुछ खा लेते हैं। एंजाइम कैपेबल होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट करने में, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड एक स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें पानी होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नॉन यूजफुल जो है वो इसमें डाल दो। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, 90% वॉल्यूम जो है वो प्लांट ये वैक्यूल ले लेता है। ये इसका सिंगल लेयर, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, टोनोप्लास्ट क्या करता है, ये नीट में सवाल आ चुका है कि टोनोप्लास्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ रहता है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है। तो टोनोप्लास्ट जो है ये रहता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे आयंस का और अदर मटेरियल का अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन वैक्यूल, कि वो चीज़ वैसे ही सेल में कम है फिर भी टोनोप्लास्ट में ज़्यादा है, फिर भी टोनोप्लास्ट में जा रही है। ठीक है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वैक्यूल में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म की, फिर भी वो उसमें भेजता रहता है। अब वैक्यूल की बहुत सारी टाइप होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें मिलता है अमीबा में। फूड वैक्यूल मिल जाता है हमें इंगल्फ करने के लिए बहुत सारे प्रोटिस्टा जैसा पैरामीशियम में। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये एक्सक्रीशन भी करता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। तो एक ही हो गया। और एक इसमें क्या है टोनोप्लास्ट का, कि इट वर्क्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। चलो 8.5 माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होगा, फिर क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रियोल, ये न्यूक्लियस, और बस चैप्टर ख़त्म। लास्ट टॉपिक चल रहा है, वैसे भी लास्ट के कुछ पार्ट्स रह गए हैं। चलो भाई माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। चलो माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। चलो लेट्स गो फॉर द फाइनल रैप। कोशिश करते हैं कि इस बार में हम ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश करते हैं। ज़्यादातर हाफी में थोड़ा सा हल्का हल्का सा रहा है। I took a lot of breaks in between and I am sorry for that. Okay, चलो माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ये ऐसे ट्रीट करना कि जैसे ये एक प्रोकैरियोट है, ये एक प्रोकैरियोट है। ठीक है, प्रोकैरियोट है तो इसमें क्या राइबोसोम तो होंगे और कौन से होंगे 70S। ये देखो 70S राइबोसोम। मैट्रिक्स वही साइटोप्लाज्म है, इसका मैट्रिक्स भी है। उसमें एक सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन थी, इसमें एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, पोरिन प्रोटीन है जो कि कॉन्टिन्यूस क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है कम होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती है। बीच में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं क्रिस्टा करके,
जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को क्रिस्टा कहते हैं, सरफेस एरिया बढ़ता है, इसके ऊपर एटीपी सिंथेस करके ऐसे ऑक्सीजम लगे होते हैं जिसको कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, ये हम उसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं प्लांट फिजियो में पढ़ेंगे। एटीपी सिंथेसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। F0 F1 F0 पार्टिकल ऑक्सीजोम कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन से, ये भी वैसे ही करेंगे। सिलेंड्रिकल शेप होती है बैक्टीरिया के जैसे, डाई वाई में पता नहीं दिखते, नहीं दिखते शायद। और इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया में डीएनए कैसा था, डबल स्टैंडर्ड, और कैसा था, सर्कुलर, इसमें भी ऐसा। बैक्टीरिया में आरएनए थे, इसमें भी आरएनए। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस में अब डीएनए है तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, अपना काम कोई काम खुद कर लेती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी खुद के खुद अंदर कर लेगी। ठीक है, ये शेप में, साइज में डिफरेंट में, नंबर में वेरी करेगी, नंबर पर डिपेंड करती है। शेप एंड साइज तो अलग होगा, नंबर पर डिपेंड करेगी फिजियोलॉजी। अगर कोई सेल ज़्यादा काम करता है, मसल सेल, उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कोई सेल कम काम करते तो उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ठीक है, और इसकी मेम्ब्रेन जो पेरीप्लाज्मिक की जो स्पेस है, इसमें क्या होंगे, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये आउटर कंपार्टमेंट है। ठीक है, और ये इनर कंपार्टमेंट है पूरा का पूरा। इनमें एंजाइम्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। मैट्रिक्स जो है वो होमोजीनस होती है इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया कवर। अब एनसीईआरटी देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे कवर कर रही है, क्या बोल रही है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एनसीईआरटी मुझे कह रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिकली स्टेन्ड जेनस ग्रीन करके स्ट्रेन होती है, बट छोड़ो, ये सिर्फ एक ये ऐसे नहीं दिखता माइक्रोस्कोप के अंदर, एक स्पेसिफिकली आप डाई लाओगे तभी माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। शेप और साइज तो वेरिएबल होती ही रहती है, लेकिन नंबर किस पे डिपेंड करेगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। सॉसेज शेप के होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल, डायमीटर 0.2 से 0.1, इसका जितना डायमीटर है माइटोकॉन्ड्रिया का उतना ही डायमीटर हमने अभी पढ़ा, किसका था ऊपर, क्या कहते हैं अपना, ये गोल्जी का कितना था, 0.5 से 0.1, 0.2 से 0.1, तो ये गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब समझ लो कि एक से कम ही होते हैं। ठीक है, डायमीटर में इसकी लेंथ होती है 1 से 4, डायमीटर में 1, लेंथ ऐसे और ये ऐसे, तो देखो बन गया ना सिलेंडर आपका। तो ऐसा समझ लेना, सिलेंडर है तो डायमीटर कम होगा, लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, हैविंग डायमीटर 0.2 से 1 एवरेज और लेंथ 1 से 4.1। हर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है वो ल्यूमन को डिवाइड करती है दो एक्वस कंपार्टमेंट में, एक आउटर कंपार्टमेंट, एक इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में डेंस होमोलॉगस चीज़ें होंगी, उसे मैट्रिक्स कहेंगे। आउटर कंपार्टमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बॉडी ऑफ ऑर्गेनेली बना देता है। इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग होती है जिसे क्रिस्टा कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स की टुवर्ड्स होती हैं, और क्रिस्टा जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। दो मेम्ब्रेन के पास अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं उनसे जुड़े हुए, जो हम प्लांट फिजियो में पढ़ेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन होगा तभी तो एटीपी बनेगा। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। जो मैट्रिक्स है इसमें क्या है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, और कुछ आरएनए भी होते हैं और राइबोसोम भी होते हैं 70। अब सिंगल है इसमें, तो बैक्टीरिया में भी सिंगल ही होता है, सर्कुलर, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, कंपोनेंट चाहिए जिसको प्रोटीन भी खुद बना लेता है और फिजन से डिवाइड करता है, बायोजेनेसिस। अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की एक बार शक्ल देख लेते हैं कैसी होती है। ये देखो, क्रिस्टा टुवर्ड्स मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन, इसमें ईटीएस साइकिल होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी ये वाली। और डीएनए कैसा उसका है, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल, सर्कुलर, नेकेड, सिंगल, कुछ आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, मशीनरी भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर अपनी, स्पेसिफिकली अपनी खुद की अलग से। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स की बात करते हैं। प्लास्टिड्स कैसे होते हैं, लेट्स गो। प्लास्टिड्स का एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और फिर वहाँ से पढ़ लेंगे प्लास्टिड्स को। ठीक है, बस खत्म होने वाला है। प्लास्टिड जो है वो सारे के सारे प्लांट सेल में मिलते हैं हमें, सबसे पहली बात, और यूग्लिनॉइड में मिलते हैं। यूग्लिनॉइड याद है, इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें क्लोरोफिल ए की पिगमेंट होती है, पिगमेंट लाइक हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट थी ना यूग्लिनॉइड में, जो कि ऐसे तो वो क्या कहते हैं फोटोसिंथेटिक था, लेकिन जब सनलाइट ना हो तो सेप्रोफिटिक भी हो जाता था, हेटेरोट्रॉफिक है जो भी है ना। तो ये इसको हम इजीली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि ये बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। अब ये इसमें जो पिगमेंट है, पिगमेंट के बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई कर रखा है 3 में, पिगमेंट के बेसिस पे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट।
क्लोरो से सबको समझ में आ रहा है, ग्रीन कलर की पिगमेंट होगी कुछ तो इनके अंदर, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनमें क्या होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट होती है ग्रीन कलर की, और कैरोटिनॉइड। क्लोरोफिल, देखो क्लोरोप्लास्ट में कौन सी है, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड में दो पिगमेंट होती है, कैरोटीन और जेंथोफिल। और क्रोमोप्लास्ट में भी कैरोटिनॉइड होती है विच इज जेंथोफिल और कैरोटीन, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट में अमाइलो वो होता है पोटैटो, और वो अलीरो। देखो दोबारा से समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है और कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट, ये दोनों पिगमेंट क्या करती हैं, सनलाइट को ट्रैप करती हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी होती है उसको यूज़ कर लेती हैं। जो अब ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का। अब क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये फैट सॉल्यूबल, फैट को अपने अंदर सॉल्यूबल करने वाली कैरोटिनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन और जेंथोफिल और इन सब में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से कौन सा कलर आता है, येलो, ऑरेंज, रेड। कैरोटीन ना, कैरोटीन, कैरेट, कैरेट कौन से कलर की, रेड, येलो, ऑरेंज, तीनों कलर आते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड, कोई कलर नहीं होता इसमें, बड़े वेरी शेप और साइज होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट तीन टाइप का है, अमाइलोप्लास्ट, एलीरोप्लास्ट और एलीरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलीरोप्लास्ट। देखो एल्यूरॉन लेयर किसमें थी, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था तो हमने देखा था जो मोनोकॉट होता है उसमें एल्यूरॉन करके ऐसे एक लेयर होती है। तो एल्यूरॉन लेयर जो है ये इट इज़ अ प्रोटीनेशियस लेयर। तो एल्यूरोप्लास्ट क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। ये ल्यूकोप्लास्ट की एक टाइप है जो कि कलरलेस होता है, मिनरल स्टोर करके रखते हैं। एल्यूरोप्लास्ट क्या करेंगे, प्रोटीन को स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या कहते हैं, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोस, स्टार्च। अमाइलो मतलब स्टार्च, स्टार्च मतलब अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट। और तीन ही तरह के होते हैं यहाँ। इसके अलावा क्या होंगे, फैट हो जाएंगे हमारे पास, ऑयल या फैट। तो अलाइयोप्लास्ट, ये देखो ऑयल, OIL, ऑयल। अलाइयोप्लास्ट मतलब ऑयल एंड फैट। तो ल्यूकोप्लास्ट के पास तीन टाइप हैं, एलीरोप्लास्ट जो प्रोटीन, उसके बाद अमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट, और एलियोप्लास्ट जो फैट एंड ऑयल को स्टोर करता है। ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट आपका कल खत्म। ये कलरलेस है, इसमें कोई रंग नहीं है। फिर क्लोरोफिल जो है ये आपका ग्रीन कलर का, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है आपका ग्रीन, इसमें क्लोरोफिल होती है, कैरोटिनॉइड होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट जो कि तीन कलर का होता है, येलो, ऑरेंज और रेड कलर का। इसमें कैरोटीन की पिगमेंट होती है, एक जेंथोफिल होती है, एक कैरोटीन होती है। ये कैरोटिनॉइड्स की पिगमेंट होती है। कैरोटिनॉइड कैसी पिगमेंट है, फैट सॉल्युबल। विच टाइप ऑफ पिगमेंट इट इज, फैट सॉल्युबल। तो मैं यहाँ लिख लूँ कैरोटिनॉइड इज फैट सॉल्युबल, ठीक है। चलो भाई यहाँ तक का हो गया। अब मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं, मेजॉरिटी ऑफ ग्रीन प्लांट जो हैं इनमें क्या मिलते हैं, हमें मीजोफिल सेल मिलते हैं। मीजोफिल सेल तो पता है ना, लीव में होते हैं। मीजोफिल शेल लेंस ऐसे होते हैं, ऐसे मीजोफिल राउंड एंड, है ना, वैसे स्फेरिकल, डेस्मॉइड, रिबन, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं मीजोफिल। और इनमें 5 से 10 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है, बड़े बड़े होते हैं। सो ऐसे 5 से 10 और 2 से 4 इनका नंबर होता है। मीजोफिल सेल कैन वेरी 1 इन अरे हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ ये हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, पागल। देखो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलते हैं, मीजोफिल सेल में मिलते हैं। मीजोफिल सेल में कितने, एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यार वहीं पे तो हो रही है सारी फोटोसिंथेसिस, वहाँ तो चाहिए। और क्लेमाइडा मोनास जैसे एल्गी में एक हो सकते हैं, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट, एक सेल में एक। अब क्लोरोप्लास्ट की रिबन शेप भी होते हैं, लेंस शेप, स्फेरिकल, डिस्फॉइड, हर शेप में होते हैं, ठीक है। नीट 2015 का सवाल क्या था, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है कि आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट की वो लेस रिलेटिव परमिएबल है, वो क्या है, कम परमिएबल है। सो इनर मेम्ब्रेन इज व्हाट, लेस परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन इज व्हाट, लेस परमिएबल। जो क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है। जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन ने अंदर रख रखी है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, जैसे उसमें मैट्रिक्स कहते थे। इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे, ये 2021 का सवाल है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक। एक तो अगर सैक आ रहा है
ठीक है, और सैक के साथ साथ बोला गया आपको कि ऐसे शेप्स वेप्स बन रखी हैं तो गोल्जी। लेकिन अगर फ्लैटेंड सैक्स इनसाइड स्ट्रोमा बोला है तो थैलेकॉइड की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? थैलेकॉइड की। थैलेकॉइड ऐसे स्टैक्स में प्रेजेंट होते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह। तो ये एक थैलेकॉइड पूरा बन गया आपका ग्रैना या ग्रैनम, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रनल थैलेकॉइड्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेला, ये जो देखो ये कनेक्शंस होते हैं, जो ये क्या है, क्या है स्ट्रोमा लैमेला, क्या है, मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स हैं लैमेला, थैलेकॉइड्स को अलग अलग ग्रेना की कनेक्ट कर रही हैं। ये जो मेम्ब्रेन ने इनक्लोज कर रखी है स्पेस, इसको ल्यूमन कहते हैं थैलेकॉइड के अंदर की। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और इसमें छोटा सा डबल स्ट्रैंड, सिंगल, डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थैलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट होती है, ये देखो यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। राइबोसोम जो है वो इसके छोटे होते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से। अब इसकी एक बार शक्ल को समझ लें अच्छे से। स्ट्रोमा में क्या है, एंजाइम जैसे रुबिस्को वगैरह जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करते हैं। थैलेकॉइड है इसमें, स्ट्रोमा लैमेला है, ल्यूमन है, फिर उसके बाद स्ट्रोमा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो है वो कम परमिएबल है, इनर परमिएबल क्रिस्टा, सिस्टम में क्रिस्टा, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए 70S, राइबोसोम डीएनए मॉलिक्यूल DS, सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए MNC। राइबोसोम पे आते हैं। राइबोसोम जो है ये ग्रैन्यूल्स हैं, देखो ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर है। राइबोसोम को 2 यूनिट को जोड़ता कौन है? मैग्नीशियम Mg2+। ये झज्जर वाले नीट में सवाल आया था, पता है, ठीक है। तो इसको कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम जोड़ता है। पैलेट पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था। डेंस होते हैं, ग्रैन्युलर होते हैं। ये किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन। मैंने बताया था ना mRNA, दे आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड, किसी मेम्ब्रेन में नहीं होते। ये देखो ये है mRNA की मेम्ब्रेन, इस पे राइबोसोम लग जाए तो ट्रांसलेशन होके बन जाता है प्रोटीन। 2 प्रोटीन, और जब RNA mRNA के साथ मिलता है तो वो क्या बना देता है? राइबोसोम, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम है, यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये 80S होता है, प्रोकैरियोटिक 70S। हर राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होती हैं, हायर और लोअर, 60 और 40, 50, 30। इसमें S जो है ये स्वेटबर्ग्स कांस्टेंट है, ये कॉफिशिएंट है सेगमेंटेशन का, और ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है डेंसिटी और साइज पे, ठीक है। अब आ जाते हैं साइटोस्केलेटन की बात पे। साइटोस्केलेटन के बाद न्यूक्लियस ही है एक, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। एक बार प्लास्टिड यहाँ से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स गो। प्लास्टिड प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट्स में भी, यूग्लिनॉइड्स में भी, ठीक है। बड़ी सी ऑर्गेनेली है, इजीली विजिबल होता है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा होता है। पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। पिगमेंट्स कैसे? अगर क्रोमोप्लास्ट है तो पिगमेंट को फैट सॉल्युबल पिगमेंट होगी, कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल और कैरोटीन, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन नहीं होगी, टमाटो और कैरेट इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियसली ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट है तो कोई पिगमेंट नहीं होगी, शेप, साइज और स्टोर्ड फूड के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। अमाइलोप्लास्ट है तो स्टार्च, ठीक है। अलीरोप्लास्ट है तो प्रोटीन, एलियोप्लास्ट है तो फैट और ऑयल, ठीक है। और क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मिलके फोटोसिंथेसिस करती हैं। ये देखो ये हमने बनाया है क्लोरोप्लास्ट को, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे है हमारे पोरेंस, ये ज़्यादा परमिएबल है क्योंकि इसमें पोरेंस हैं। इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल है। सर्कुलर डीएनए है, आरएनए है, इसमें 70S राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। स्ट्रोमा कहते हैं इस एक को, हम थैलेकॉइड कहते हैं। फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक, ये स्ट्रोमा लैमेला है बीच में, ट्यूबुलर कनेक्शन। इन सब के पास अपने अपने एंजाइम्स होते हैं जो कि डार्क, ठीक है। और थैलेकॉइड के अंदर पिगमेंट होती है, पिगमेंट A, B, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। और ये पिगमेंट्स क्या करती हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, लाइट रिएक्शन करती हैं, जिससे ATP और NADH की एनर्जी बनता है। फिर हम इसको यूटिलाइज करके डार्क रिएक्शन के थ्रू फूड बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। इट इज़ एन सेमी ऑटोनॉमस स्पीशीज़, ओके। अब राइबोसोम का पढ़ते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन लेस है, पैलेट पार्टिकल कहते हैं, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन कहते हैं इसको। 70S जो है ये प्रोकैरियोट में होता है, इसमें RNA और प्रोटीन ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये हम मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे किसमें कौन सी यूनिट होती है। तो 30 में जो यूनिट होती है वो होती है 16, 21 और
और उसमें और होती है 5S 23S। इसमें होते हैं 21 प्रोटीन और उसमें होते हैं 34 प्रोटीन। 80 प्रोटीन होते हैं टोटल 80S में। कितने प्रोटीन होते हैं? 80 प्रोटीन। 80 proteins are there in 80S ribosome. This has been asked in NEET. तो 40S में 5.8, 5, 18S और 28S इस तरह की यूनिट होती हैं। S मतलब स्वेडबर्ग यूनिट कॉफी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। देखो स्वेडबर्ग्स यूनिट मतलब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, वेलोसिटी, बस ये इनडायरेक्ट मेजर है साइज और डेंसिटी का, इतना जान लो। उसके बाद सीलिया फ्लैजिला, रुक जाओ 1 मिनट दे दो यार मुझे, बस ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस कुछ थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं। एक काम करते हैं, ब्रेक बाद में लेते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं। सीलिया और फ्लैजिला देखो, ये देखो फ्लैजिला का हमने उसमें क्या पढ़ा था? इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। लेकिन ये सीलिया है ना, हाँ। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, शॉर्ट लॉन्ग बेसल बॉडी, हुक, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ए माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलेंट प्रोटीन, पेरिफेरल, 18 एम्प्टी सेंटर। ये देखो ये शीथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। ये यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट में फ्लैजिला और सीलिया आर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से पढ़ते हैं एक बार, देखो क्या लिखा हुआ है। सीलिया और फ्लैजिला ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेल मेम्ब्रेन की। अगर प्रोकैरियोटिक सीलिया या सीलिया तो होता नहीं, इसमें प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला पूछेगा तो वो सेल वॉल की आउटग्रोथ है। अगर यूकैरियोटिक फ्लैजिला पूछ रहा है तो वो सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, ठीक है। सीलिया एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो ओर लाइक एक दूसरे के साथ मूवमेंट में काम करता है फ्लूइड को आगे बढ़ाने में। फ्लैजिला जबकि काफ़ी लंबा होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की मूवमेंट में। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उसमें जो फ्लैजिला होता है, दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट दैट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। समझ गए? वो अलग थे इस वाले फ्लैजिला से हमारे। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी और स्टडी करी तो हमें पता चला इनको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है। इनका जो कोर है, जो अंदर है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोनीम। क्या कहते हैं? एक्सोनीम। एक्सोनीम में बहुत सारे क्या पैरेलल चल रहे होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। क्या चल रहे होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलली टू द लॉन्ग एक्सिस। इस लंबे एक्सिस के पैरेलल में क्या चल रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। एक्सोनीम में 9 डबलेट ऑफ 9 डबलेट होते हैं, 9 ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, लाइक 1 2 3 4 5 6। देखो रेडियल, रेडियस के आगे पीछे ना, ऐसे रेडियली ऐसे 9 होते हैं जो डबलेट होते हैं, 1 और ये 2। ये ऐसी लंबी लंबी लाइंस हैं जो हमें ऊपर से बस ये 2 दिख रही हैं, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो व्हाट आर दिस 9 डबलेट्स? 9 विच वेयर इज दिस? एक्सोनीम। एक्सोनीम देखो, एक्सोनीम is usually 9 doublet radially arranged spherical microtubules. These are what? Microtubules. And pair of centrally located microtubule, और 2 यहाँ सेंटर पे माइक्रोट्यूब्यूल। तो 9 that is 2 plus 2, that is 18 plus 2 20 total microtubules. 9 plus 2 array. The central tubule are connected by bridges and is also enclosed by a center. और ये एक दूसरे से कैसे ऐसे bridges से linked है, और यहाँ पे एक sheet भी है which is connected one of the tubule each to the peripheral by radial spoke. ऐसे spokes हैं जो इसे connect कर रहे हैं। There are 9 radial spokes. 9 ऐसे रेडियल स्पोक है, क्योंकि 9 वो डबलेट्स हैं। द पेरिफेरल डबलेट आर इंटरलिंक्ड बाय ये ऐसे एक दूसरे से ए बी लिंकर, ऐसे लिंकर से लिंक्ड भी हैं। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। ये कहाँ से इमर्ज हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, फिर बनाएंगे सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, फिर बेसल बॉडी, और फिर सीलिया और फ्लैजिला। ये पूरा का पूरा हमें कैसा दिखेगा? सेंट्रियोल जैसा बाद में, और फिर हमें इसकी बनाएंगे बेसल बॉडी। तो एक बार पूरा इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, ये दिख रही है आपको? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है सेंट्रल ब्रिज। ये जो सेंट्रल में 2 डबलेट्स हैं, 2 आपके जो सेंट्रल में 2 डबलेट्स हैं, ये देखो 9 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्चुअली 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 है, और डबलेट क्योंकि 2 जुड़े हुए हैं। और ये देखो ये रेडियल स्पोक्स ऐसे
ये देखो रेडियल स्पोक से, है ना, और ये एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं। तो ये देखो, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ आ गया। पेरिफेरल माइक्रोटब्यूल, ये देखो ये माइक्रोटब्यूल है, ये एक और माइक्रोटब्यूल। तो 9 डबलेट 9 दैट इज 2। ये देखो ये इनके अपने अपने ब्रिजेस हैं बीच बीच में, तो ये ब्रिज या ए बी लिंकर या जो भी कह लो। और ये क्या कहते हैं, ये हो गया रेडियल स्पोक हो गया। ये देखो सेंट्रल शीथ और सेंटर के दो अलग, देखो 9 रेडियली और ये सेंटर के दो अलग। स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, वो सेल वॉल की एक्सटेंशन थी, ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। ये भी हो गया, ठीक है। पहले कैसा होता है, माइक्रोटब्यूल, फिर उसके बाद सेंट्रियोल, फिर बेसल बॉडी और फिर फ्लैजेला। दे एमर्ज लाइक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। किसकी तरह दिखते हैं, ये सेंट्रियोल जैसे दिखते हैं। 9+2। अब देखते हैं यहाँ पे सर ने कैसे बना रखा है। तो वही ए बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रल माइक्रोटब्यूल, एक्सोनीम जो है वो इसका कोर स्ट्रक्चर है, कोर एक्सोनीम जैसा है। 9+2, ये भी 9 भी 2। माइक्रोटब्यूल पेरिफेरल पे कितने हैं, 18, सेंटर पे 2, टोटल माइक्रोटब्यूल 20। माइक्रोटब्यूल ट्यूबुलेंट प्रोटीन, ये देखो बेसल बॉडी, ये देखो ये कैसा है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा कैसा दिखता है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, बेसल बॉडी एंड देन फ्लैजेला और सीलिया। 9+2 20, सेंट्रल जो है वो ब्रिज से, और ये इंटरडबलेट, ठीक है। अब सेंट्रियोल कैसा है, या सेंट्रोसम है, सेंट्रियोल जो भी हम देखते हैं वो कैसा है, वो ऐसा दिखता है। ये देखो ऐसा, इट लुक्स लाइक दिस। सेंटर में कुछ, उसमें क्या था, यहाँ सेंट्रल शीथ थी, दो अंदर थे, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, बीच में बस एक क्या है, एक सेंट्रल हब है, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है बीच में। और इसमें भी 9 रेडियल स्पोक्स हैं, लेकिन उसमें डबलेट्स थे, इसमें 9 ट्रिपलेट्स हैं। इसमें 27 माइक्रोटब्यूल्स होंगे, ठीक है। 9 विच इज़ 27, 9। ये फिर इनके लिंकर हैं, CA लिंकर होता है इसमें, CA लिंकर, ठीक है। और सेंटर में क्या होता है इसका, ऐसा पेरीसेंट्रियोलर, मतलब कि ये बेसिकली ऐसा एक सेंट्रोसम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, ये सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट था, देखा था हमने पीछे, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता। 90 डिग्री होते हैं ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं और एक सेंट्रियोल ऐसा दिखता है, और सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर को ही हम सीलिया फ्लैजेला का भी कह देते हैं। 90 डिग्री मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें, मेम्ब्रेन लेस, काट भी लग रहा है ना, है ना। और ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है विच इज़ प्रोटीन, ये भी हो गया। अब पेरीफेरल में 9 ट्रिपलेट हैं, 9 है ट्रिपलेट, लेकिन 3 माइक्रोटब्यूल ABC, सेंट्रल हब बीच में, CA लिंकर प्रोटीन जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। और ये आपका, ये रहा वो पार्ट, स्मूथ लिपिड एनिमल में, और ये प्रोटीन और ये सिक्रीशंस और ये ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, ये यहाँ पे जा रहा है कॉन्वेक्स, ये देखो ये आ रही है यहाँ पे, ये इसके साथ कनेक्शन में है। ये देखो ये हो गया मैच्योरिंग फेज, ये हो गया फॉर्मिंग फेज, और ये मैच्योरिंग फेज कॉनकेव, ये है आपका सिस फेज, ये है आपका ट्रांस फेज। ये इंटरसेलुलर टारगेट है इसका, प्रोटीन इसने बाहर निकाला, लाइसोसोम ने ले लिया, ये अलग अलग। और उसके बाद कोसेंट्रिक सेल वॉल, वेसिकल जो ER से आ रही है उसमें प्रोटीन या लिपिड होगा, फिर वो जाएगी सिस साइड में, फिर ये प्रोटीन लिपिड वेसिकल में जाके एंटर करेंगे, फिर सिस्टर्ने के पास जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनेगा। कुछ प्रोटीन बाहर चले जाएंगे सिक्रेटरी प्रोटीन के नाम पे, कुछ प्रोटीन मॉडिफिकेशन के बाद सेल के अंदर रिलीज होंगे, जिसको लाइसोसोम कहेंगे। लाइसोसोम जो है वो पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी की वजह से बनता है, क्योंकि ER को राइबोज RER जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है लाइसोसोम के बनने के लिए। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये 4 आते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। नॉन में ये आते हैं। लाइसोसोम गोल्जी से बना है, एसिडिक pH 5 मेम्ब्रेन, ये इसमें हाईली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखो वैक्यूल जो है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। एक्सेस H2 होता है, पानी हमारी बॉडी से रिमूव, बॉडी एक्सक्रीशन का काम करता है और ऑस्मो रेगुलेशन का। फूड वैक्यूल जो है ये पैरा प्रोटिस्टा में होता है। लो कंसंट्रेशन से हाई अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव टोनोप्लास्ट विच इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये डेड बार्क ऑफ सेल, इसे रॉबर्ट हुक ने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर में डिस्कवर करा था। ये देखो ये लाइसोसोम, इसमें एंजाइम्स होते हैं। ये गोल्जी की होगी, ये अभी हमने पढ़ना है, तो इसमें से हम कुछ स्लाइड्स अब डिलीट कर दें। चलो भाई ये वाली स्लाइड देख लो, ये देखो RBC WBC, ये पीछे पढ़ लिया था 10 0.2, ये इनमें से कुछ ना कुछ नीट में पक्का टेबल में बन के आ जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली अब 4 स्लाइड्स रह गई हैं, फटाफट से ये न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है इसको ख़त्म करते हैं और फिर विल बी डन विद दिस चैप्टर। तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँ और फिर मैं अगला चैप्टर शुरू कर दूँ। मुझे लगा था 2 घंटे लगेंगे चैप्टर ख़त्म होने में, बट ऑनेस्टली 1.5 घंटा ही लगा। तो मतलब ठीक है, सही है। इसका अगला तो इससे भी छोटा है, तो उसमें आई थिंक 1 घंटे में हो जाएगा वो। ओके, पानी पी लूँ मैं। अब देखो, हाँ, इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं एक बार। सेंट्रोसोम की, सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेली है। देखो ऐसे ऐसे 2 सिलेंड्रिकल इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। इनमें एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है विच इज़ प्रोटीन। बेसिकली इट इज़ सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल विच इज़ प्रोटीन। दोनों के दोनों सेंट्रियोल जो है वो परपेंडिकुलर लाई कर रहे होते हैं एक दूसरे से। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो ऐसे करके कार्टविल लाइक 9 इवनली स्प्रेडेड पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब यहाँ पे आ गया कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किसके बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। आ गया ना एनसीईआरटी में खुद ही खुद अपने आप, कौन सा प्रोटीन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। और कैसे हैं? ट्रिपलेट है। एडजेसेंट ट्रिपलेट को कौन सा एक लिंकर, एसी लिंकर लिंक कर रहा है। सेंट्रल पार्ट में क्या है? एक प्रोटीनेशियस हब है प्रोटीन का बना हुआ। रेडियल स्पोक्स हैं, ये भी प्रोटीन की बनी हुई। द सेंट्रियोल फॉर्म सीलिया, फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर। अब ये सेंट्रियोल करता क्या है? ये बॉडी बनाता है सीलिया या फ्लैजेला की, ठीक है। फॉर्म बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी किसकी होगी? सेंट्रियोल की। तो सीलिया और फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी है वो किसकी होगी? सेंट्रियोल की होगी बेसल बॉडी। और क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाता है और फिर स्पिंडल अपरेटस भी बनाता है एनिमल सेल में। तो माइक्रोट्यूब्यूल तो हमें पता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर सेंट्रियोल क्या करेगा? बेसल बॉडी बनाएगा सीलिया फ्लैजेला में, और स्पिंडल फाइबर्स। चलो अब न्यूक्लियस का काम आता है। न्यूक्लियस के बाद कुछ नहीं है, बस ये 2 पेज रह गए, फटाफट इनको ख़त्म करते हैं, निपटाते हैं इनको। लेट्स गो। न्यूक्लियस एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। पीछे हमने पढ़ा था 1831, रॉबर्ट ब्राउन। ये एक देखो, इसको स्टेन करने के लिए हमें लग रही है एक बेसिक डाई, क्योंकि डीएनए जो है वो कैसा होता है? एसिडिक। तो उसके साथ बेसिक चीज़ जाके चिपकेगी, एसिटोकार्बाइन होती है वैसे तो। बट फ्लेमिंग ने क्या करा? फ्लेमिंग इसकी जो वो थी वो फ्लेमिंग ने करी। उसने इसको नाम दे दिया क्या? क्रोमैटिन। ये एम्स का क्वेश्चन आ रखा है कि डाई ने के बाद किसने नाम दिया, क्या नाम दिया? तो बेसिक डाई थी, क्रोमैटिन बोला उसने इसको, क्रोमैटिन और फ्लेमिंग ने नाम दिया। अब जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है, मतलब जब न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, मतलब जब सेल अभी अटका पड़ा है जिसमें सिर्फ उसकी साइटोकाइनेसिस हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें क्या होता है? हमें देखने को मिलता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन के कुछ फाइबर्स होते हैं, जैसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें एक न्यूक्लियाई होता है। इसको ना समझने के लिए मुझे 2 मिनट है, 1 मिनट। इसको समझने के लिए ना यहाँ से समझते हैं। ये देखो, ये पता है नीट का क्वेश्चन आया हुआ था अभी, झज्जर वाले नीट का पेपर सॉल्व करी थी, तो उसमें ये क्वेश्चन था सिस्टर क्रोमैटिड कौन सी होती है। ये देखो, ये जो है ये तो पूरी इसकी एक अपनी आर्म है। ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं होगी, अलग अलग आर्म। मतलब मेरा हाथ और मेरा पैर सिस्टर नहीं है, मेरा हाथ और मेरी बहन का हाथ सिस्टर हैंड है। तो ये वाला और ये वाला ऐसा बीच में से काट दो, तो ये वाला और ये वाला क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। और बीच में होता है इनका सेंट्रोमेयर, ठीक है। और ये पी आर्म है बड़ी छोटी वाली, और बड़ी वाली आर्म जो है इसको क्यू आर्म कहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे भी हो जाती है, तो ये 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं बेसिकली। ये वाला जो पूरा का पूरा वैसा, मतलब बिल्कुल सेंटर से कटा हो, इसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। ये देखो वी बन रहा है ना, वी मेटासेंट्रिक। अब ये देखो इसमें ऐसा एल मुझे तो नहीं दिख रहा है एल, बट शायद बनता हो। अच्छा ये देखो, ये ऐसे कह रहे हैं, ये एक डब्बे में ये वी बन रहा है ना, इसमें ये एल बन रहा है ना ऐसे। देखो ये वी बन गया, ये एल बन गया, ये उससे भी छोटा इसमें जे बन गया, और इसमें आई बन गया। तो ये टीलोमेरिक है, इसमें बिल्कुल ऊपर टर्मिनल तक चला जाता है। टीलोमेरिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो याद रखना है कैसा कैसा, अच्छे से याद रखना है। VLJI वल्जी
V is metacentric, J is submetacentric, L is submetacentric, J is acrocentric, I is telocentric. तो ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर की यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, डिस्क लाइक प्रोटीन, और यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, तो वो इनको खींच के अपनी तरफ ले जाता है और सेंटर से तोड़ देता है। ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये नॉन सिस्टर, ऐसा कुछ तो होगा यार, इसमें आगे देखते हैं, अगले चैप्टर में समझ आ जाएगा अच्छे से। टाइप ऑफ क्रोमोसोम किसके, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की बेसिस, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। चलो आगे। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। एक सेल में जनरली एक न्यूक्लियस होता है, पैरामीशियम अकेला है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। जो मेच्योर आरबीसी हैं, सीव ट्यूब हैं, है ना, इनमें न्यूक्लियस है ही नहीं। जो मेच्योर सीव ट्यूब हैं, मेमेलियन आरबीसी हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, बीच वाली जो स्पेस है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, वो सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को। डबल लेयर जो है इसकी एनएम, वो एनएम कहते हैं उसको। प्रोटीन और आरएनए जो है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है न्यूक्लियोपोर की, कि प्रोटीन और आरएनए अंदर आ जा सकते हैं, क्योंकि वही ट्रांसलेशन करनी होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर लेमिला में ऐसे अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं। ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, 10 से 50 नैनोमीटर की होती है एनएम न्यूक्लियर, है ना। इसकी कॉन्टिन्यूएशन होती है यहाँ से आर से। ये न्यूक्लियर लेमिला है इसका, ये सेल का साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये देखो कॉन्टिन्यूएशन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, एक तो न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, और एक होता है क्रोमैटिन बहुत सारा। न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन 2 चीज़ें होती हैं। क्रोमैटिन बेसिकली क्या होता है, फ्लेमिंग ने बेसिक डाई की मदद से नाम दिया था क्रोमैटिन। जैसे ये देखो, ये आपका समझ लो है एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम ने ये आपका डीएनए है, समझ लो ये आपका डीएनए है। आपने डीएनए को फोल्ड करा, ये आपका बन गया क्रोमैटिन। अब बहुत सारा क्रोमैटिन जब फोल्ड होके ऐसे किसी स्ट्रक्चर में बन गया, तो ये आपका क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में होते हैं डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। छोटा होता है, मोटा होता है, कंडेंस एकदम होता है। इसमें क्या कहते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस और एनाफेस, तीनों फेस में डिवाइड हो रहा होता है क्रोमोसोम। सिर्फ इंटरफेस एक ऐसा फेस है जिसमें नहीं हो रहा होता, तो हम उसी को स्टडी करते हैं। क्रोमैटिन जो है ये हमें मिलता है इंटरफेस में, नॉन डिवाइडिंग होता है, लॉन्ग, थिन, डीकंडेंस। न्यूक्लियोलस नंबर में ज़्यादा होते हैं, नंबर में और लार्ज होते हैं साइज में। सेल जब एक्टिवली इन्वॉल्व, से न्यूक्लियोलस की वजह से सेल जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। ये देखो, ये क्रोमैटिन और ये मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस, प्रोटीन, क्रोमैटिन, आरएनए प्लस प्रोटीन। न्यूक्लियोलस इज नथिंग, आरएनए प्लस प्रोटीन। ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमेयर होगा यहाँ पे, इसकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं एनओआर रीजन। न्यूक्लियोलस अराइज करता है इस यहाँ से, सैटेलाइट 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में होती है। एनओआर नॉन स्ट्रेनिंग न्यूक्लियस ओराइजन रीजन। और चलो अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, समझ तो आ गया बेसिक क्या था। न्यूक्लियोलस जो है ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा सबसे पहली बार, ठीक है। इसको बेसिक डाई फ्लेमिंग ने करा, क्रोमैटिन इसको नाम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद इंटरफेस का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता, उसमें हम देखते हैं एक बहुत ही एक्सटेंडेड, जो क्रोमैटिन है वो इंटरफेस का न्यूक्लियस है, बहुत ही एक्सटेंडेड न्यूक्लियो प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर मतलब आरएनए और फाइबर, ऐसा कुछ डीएनए और सब, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, क्रोमैटिन। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर विच इज़ क्रोमैटिन। न्यूक्लियस की जो मैट्रिक्स होती है उसमें 1 या 2 से स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने रिवील किया जो न्यूक्लियर एनवलप है, जो ये पैरेलल स्पेसिस हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, ये 10 से 50 नैनोमीटर है, ठीक है। इसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये बैरियर बनाती है मटेरियल जो न्यूक्लियर के आर पार आ रहे होते हैं उनके लिए। न्यूक्लियर हमेशा ईआर के कांटेक्ट में रहता है, उस पर राइबोसोम होते हैं। कुछ जगह पोर्स भी होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर जहाँ 2 मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर रही होती हैं। ये जो पोर हैं ये आरएनए और प्रोटीन का आदान प्रदान दोनों डायरेक्शन में शेयर करते हैं। सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है एक सेल में, कभी कभी वेरिएशन हो जाती है। कुछ मेच्योर सेल में इवन लाइक जैसे वैस्कुलर सीव ट्यूब होगी, इसमें होता भी नहीं है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो मैट्रिक्स है या न्यूक्लियो जो प्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियोलियस क्रोमैटिन होता है, इसमें न्यूक्लियस क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियाई जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर प्लाज्म में है, कॉन्टिन्यूएशन है, not like rest membrane bound. It is site of active ribosomal RNA synthesis, which is site of active
राइबोसोम, इट इज़ अ नीट क्वेश्चन. RNA राइबोसोमल सिंथेसिस. राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस क्या है? राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस क्या है? प्रोटीन और RNA कहाँ पे है? न्यूक्लियस है. लार्जर एंड मोर द न्यूक्लियोलियस द एक्टिविटी कैरिंग आउट. ज़्यादा, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस में कुछ, न्यूक्लियोलियस में कुछ नहीं होता, RNA और प्रोटीन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस उतनी ज़्यादा की ज़्यादा होगी. अब देखो, आपने कहा कि इंटरफेस का जो न्यूक्लियस है वो लूज होता है, इनडिस्टिंक्ट होता है, उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है जिन्हें हम क्रोमैटिन कहते हैं, लेकिन हर स्टेज का अलग अलग होता है. अब जैसे क्रोमोसोम है, DNA और कुछ बेसिक प्रोटीन जैसे हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और RNA, इन सबको मिलकर हम क्रोमोसोम बनाते हैं. एक सिंगल ह्यूमन में 2 मीटर लंबा DNA होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं. हर उसमें क्रोमोसोम में ऐसा सेंट्रोमेयर होता है जिसके साइड में से 2 काइनेटोकोर होते हैं. इस पे स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं. सेंट्रोमेयर दोनों क्रोमैटिड को पकड़ के रखता है. क्रोमैटिड की पोजीशन, सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे क्रोमोसोम 4 हिस्सों में डिवाइडेड है. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इसमें सब इक्वल, इसमें थोड़ा सा अवे, इसमें एक लंबा, एक बहुत छोटा और एक टर्मिनल. टीलोसेंट्रिक. ठीक है, ये इनकी एग्जांपल्स होगी नीट में. मेटासेंट्रिक, मिडल, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, क्लोज टू एंड, टर्मिनल एंड. Q इज़ लॉन्ग, P स्मॉल. और ये 2 लाइन्स हो रहेगी. सम टाइम कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब ये ऐसे ऊपर कुछ एक कंस्ट्रक्शन हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट. जिसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट. और माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं? कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऐसी वो होती हैं जो एनिमल्स और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होती हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं, जैसे पेरोक्सिसोम और स्फिगिसोम, ये सब. तो जो अगर कोई पूछे माइक्रो बॉडी सिर्फ प्लांट्स में है, नहीं, एनिमल्स और प्लांट दोनों में है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है. तो माइक्रो बॉडी है मेम्ब्रेन बाउंड, प्रेजेंट बोथ एनिमल एंड मेल. अब ये देखो, ग्राना इन प्लास्टिड इज अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज साइट फॉर डार्क रिएक्शन. ऑल टाइप ऑफ लाइसोसोम और सब मैक्रोमोलिक्यूल को मार सकता है. दीज कैन फ्रीली और मूव भी कर सकता है. सेंट्रियोल स्पिंडल अपरेटस भी बनाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे. चलो, ये चैप्टर हो गया ख़त्म. थैंक यू सो